पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़े मोइन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हरमीत सिंह। अच्छा जी, आज की बहुत सी चीज़ें हमने करनी है आज भी। और मुनीज़े, एक तो मीशा शफी केस के हवाले से हमने बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही जिनसी हरासगी का जो मामला है, ये सिर्फ मीशा शफी का मामला नहीं है, अली जफर का मामला नहीं है, बल्कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में, दफातर में खवातीन को ऐसी बदतमीजी का सामना करना पड़ता है कि जिसके बारे में मेरे ख्याल में बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रऊफ साहब, बस अब बहुत हो गया। ये किसने कहा है? वज़ीर आला पंजाब ने। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना जज्बाती बयान। लेकिन उस बात को कहने से कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये हम चल के देखेंगे। मैदानों में, खेलों में, जो किनारे ग्राउंड्स के हैं, उनके जो बाजार हैं, गली कूचे हैं, उनके बाहर वो जो कभी पेरिस हुआ करता था, आज उसका क्या हाल है देखते हैं। बागों का शहर, बागों के शहर में 25,000 टन कूड़ा चंद दिन पहले हमने यहाँ पे प्रोग्राम में कहा था कि इकट्ठा हुआ हुआ है, जिसको हमने देखना कि साफ हुआ है कि नहीं। ये तो एक दो दिन की बात थी, अब ये रोजाना के हिसाब से कई हजार टन जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने कहा था मैं यूं चाहता हूँ यूं गायब हो जाए। और तो यूं गायब हुआ कि नहीं हुआ। ये टीम्स कहती हैं कि 20,000 टन कूड़ा जो है उसको एक साइड पे लगा दिया गया है, और जो 5,000 रह गया अब उसके बारे में हम बहुत जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे कि कितनी सफाई सुथराई का काम हुआ है, क्योंकि 20,000 ये कह रहे हैं। उसके साथ हम बात करेंगे आज महंगाई की। एक तूफान आया है यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, देखा जाए तो एक मिनी बजट आ गया, हर चीज की कीमत बढ़ा दी है। और मतलब अब खाने में भाई ऑयल घी डालना छोड़ दे, चीनी तो जाहिर बात है कि वो अब फीकी चाय पीनी पड़ेगी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम भी आ गई है कि भाई ऑयल घी, यानी डायपर, मतलब अदरक, अनारदाना, चाय की पत्ती, वॉशिंग पाउडर, घी, कुकिंग ऑयल, सब कुछ जो है वो महंगा हो गया। तमाम जरूरी अशिया महंगी कर दी गई हैं। लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं रऊफ साहब, हमारी जो पहली स्टोरी है, लाहौर कूड़ादान बन गया यहाँ पर। चलते हैं, बात करें पहले चल के। नहीं, हम पहले बाजी का पेरिस अब हम दिखाई देते हैं, दिखा देते हैं पैकेज कि कैसे बना हुआ कूड़ादान। पेरिस का क्या हाल है, पेरिस का क्या हाल है, पेरिस का क्या हाल है, चले चल के देखते हैं पब्लिक, आप देखिए। अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर शहर लाहौर को जाने किसकी नजर लग गई। खूबसूरत लाहौर अब कचरे से भर गया और इंतजामिया के दावे गलत साबित हुए। शहरी शहर भर में रोजाना 6 से 8,000 टन कूड़ा कूड़ेदानों में डालने की बजाय सड़कों पर फेंकने पर मजबूर हैं। वजह बनी कूड़ादान भरे रहना, उन्हें खाली करने वाला कहीं दिखाई नहीं देता। शहरियों का कहना है कि इतना कचरा अपनी जिंदगी में कभी सड़कों पर नहीं देखा। क्या मुतालिका इदारे सो रहे हैं? कूड़ा ड्रमों से बाहर आ गया, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे गंदगी का बहुत है, ताकि गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। 13 साल से यहाँ कूड़ा फेंकता हूँ, तकरीबन एक हफ्ते बाद भी मुश्किल से यहाँ से कूड़ा उठता है। कूड़ा हम उठाने के लिए फ़ोन करते हैं तो कोई भी नहीं उठाने आता है। 10-10 दिन के बाद, 15-15 दिन के बाद, एक महीने के बाद आते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना कूड़ा है कि बीमारियाँ पैदा होती हैं। लाहौर में जगह जगह पे गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, तो हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए इस हुकूमत से। अभी लाहौर शहर को साफ करने के लिए वजीर आला ने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल को भी टास्क सौंपा। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए, लेकिन मामला जूं का तूं, जहां गंदगी के ढेर थे वहीं के वहीं ही हैं। शहर भर का कूड़ा करकट ठिकाने लगाना महकमा और मशीनरी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। शहर लाहौर का कचरा उठाने के लिए मशीनरी दस्तयाब है, लेकिन दूसरी जानिब LWMC की गफलत के मारे अफराद का कहना है कि लाहौर शहर को साफ करने के लिए मियां असलम इकबाल को टास्क तो दे दिया गया, क्या वो इसमें कामयाब भी होंगे? कैमरामैन रेहान शेख के साथ करार हुमायूं। बाकायदगी से अब लाहौर को साफ करना है, मुल्क को साफ करना है, और इस अज़्म का इरादा कर लिया है उस्मान बुज़दार ने। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कहीं पर कूड़ा नहीं देखना चाहता। जो कंपनीज हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, इस पर फौरी तौर पर काम करें। हरमीत, आप जब ऑफिस आ रहे थे तो आपने क्या देखा? क्या साफ सुथरा था? सड़कें साफ थी, गलियां साफ थी? देखें, अब बात ये होती है कि जो चीज़ इनको नजर आती है वो आम आदमी को डिफरेंट नजर आती, क्योंकि ये तो ऑफिस में बैठे हो जहाँ पे ये साफ सुथराई का माहौल होता है, इनको तो पता ही नहीं था कि गंद और ये जो कूड़े का ढेर किधर लगे हुए हैं। लेकिन ऑफिस में ये बयान देना, मैं समझता हूँ जब तक ये खुद आप नहीं आते, प्रैक्टिकली आप जगहों में नहीं जाते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ कहाँ की ये मामलात हैं। अब देखें, ये कहते हैं कि भाई 20,000 टन जो है हमने हटा दिया है, डेली 8,000 का ऑलरेडी आ रहा है फिर से, तो ये किस तरह ये साफ होगा?
तो मैं समझता हूँ कि स्पैरस को नजर लग गई है भाई, और काम करना होगा। रूस साहब, कल हलीम खान साहब भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप इस किस्म के बयानात जो है इससे कबल दे देते तो ये नौबत ना आती। इसका सिस्टम जो है उसको दोबारा सेट कराने के लिए लोगों से बात करते। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो खेल के मैदान जैसे कहा, तो गालिब मार्केट में एक ग्राउंड है, क्रिकेट का मैदान है। अच्छा। अब उस मैदान के बिल्कुल सामने कूड़ेदान पड़े हुए हैं, लेकिन इतना ज्यादा गंदगी का ढेर है लाहौर में उस जगह पे जिसकी कोई हद नहीं। अब वो बेचारे खिलाड़ी भी जो जब वो अंदर वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनका नेट बिल्कुल करीब ही है, बदबू से बुरा हाल हुआ होता है। मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, उन्होंने कहा कि हम सेहतमंद तफरीह के लिए इस ग्राउंड में आते हैं, लेकिन बाहर इसके ये देखे हाल क्या है। तो वो पता नहीं वो दावा कहाँ गया, वो उनका वो नारा के 25,000 टन कूड़े में से 20,000 टन हमने उठा लिया है और ये भी मिनटों में गायब कर देंगे। आपने जैसे कहा 6 से 8,000 टन रोजाना आ रहा है, तो वो उठा के कहाँ लेके जाएंगे, कितनी देर लगेगी उस दिन वो। अच्छा, एक और चीज, परसों ये दावे किए जा रहे थे मुनीर साहब के भाई जो है, आपको भी याद होगा वो मुसरत साहिबा ने भी बात की थी कि भाई एक हफ्ते में तमाम तर चीजें क्लियर। अब बात जो है 21 जनवरी तक चली गई है। वो कहते हैं हमारे पास इतना सिस्टम में मामलात ऐसे नहीं कि हम इतनी जल्दी इस चीजों को साफ करें। 21 जनवरी तक ये ताउन, ये गंदगी लाहौरियों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें कि यही अवाम है जो ये कूड़ा फेंक रही है, कोई और तो आकर नहीं फेंक रहा, कोई हमसाये तो आके नहीं फेंक रहे। हमसाया मुल्क की बात कर रही हूँ, हाँ बहुत सी और उसकी जानिब से कॉन्स्पिरेसीज की जाती हैं, लेकिन ये कूड़ा हमारी ही अवाम फेंक रही है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख ने हमें ज्वाइन किया। इदरीस, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। इदरीस, कहाँ खड़े हो और वहां पर क्या मनाजिर हैं? कितनी बड़ी तादाद में कूड़ा पड़ा हुआ है वहां पर? लाहौर में अगर आजकल के दिनों में कूड़े की बात की जाए तो लाहौर में शायद उतने ज्यादा लोग जो कोरोना के SOP की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ चौकों, चौराहों या सड़कों, मार्केट्स में नजर नहीं आते, जितना ज्यादा कूड़ा लाहौर की सड़कों पर, चौराहों पर, गुजरगाहों पर नजर आता है। और ये वो कूड़ा है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से 24 घंटे का वक्त दिया गया था। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो जिम्मेदारियां तफवीज कर सकते हैं सूबाई वुज़रा की, ब्यूरोक्रेट की, लेकिन अगर जमीनी हकाइक देखे जाए तो लाहौर को साफ रखना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अपनी जिम्मेदारी है। और ये वही लोग हैं, ये वही कंपनी है जो कि जिसने 2 गैर मुल्की कंपनीज को ठेका दिया था और लाहौर साफ सुथरा रहा बहुत अरसे तक। अब उन कंपनीज का ठेका खत्म हो गया तो उसके बाद लाहौर में कूड़ा जो है वो ढेर हो गए। और ये LWMC के इल्म में पहले से बात थी। पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी मियाद थी मार्च तक, फिर उसको एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर के बाद तमाम टेक ओवर करना था LWMC ने। तो क्या LWMC ने ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं बनाई थी कि जब ये दोनों टर्किश कंपनीज जो हैं अल-बेराक और रोजपास, जब ये काम नहीं करेंगी तो LWMC को खुद से काम करना चाहिए था। और अगर LWMC से पीछे भी चले जाइए, उससे पहले लाहौर में एक SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक छोटा सा इदारा होता था, छोटा सा महकमा, बल्कि जिला इंतजामिया का एक वो हिस्सा होता था, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, उसका एक DO हुआ करता था और वो पूरे लाहौर को साफ सुथरा रखता था। उसको खत्म करके LWMC बनाएगी। खैर हम उसकी तश्कील में नहीं जाते, उस पर जो है कौमी एहतसाब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि वो महकमा कानून ने जो है एंडोर्स नहीं था किया, इसके बावजूद LWMC बनाएगी। और उस पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें ये बताया गया है कि इसके GM ऑपरेशन और उसके HR जितने हैं उसमें तकरीबन 80% लोग ऐसे थे जिनको जाली डिग्रीज पर भर्ती किया गया LWMC में। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इंतजामी मामलात में LWMC का जो भी इशू रहा हो इन कंपनीज के साथ, ये कंपनीज चाहे इन्होंने जाली दस्तावेजात पर जो है, चाहे इन्होंने उतनी वैल्यू ना रखने के बावजूद, चाहे इन्होंने धोखा देकर ठेका लिया था, लेकिन लाहौर साफ रखा था इन्होंने। चाहे कि SWM के मुकाबले में अरबों रुपए जायद इन्होंने वसूल किए, LWMC के अफसरान ने वसूल किए, और जिस तरह से वहां पर भर्तियां की गई वो एक अपनी जगह अनोखी दास्तान है। लेकिन लाहौरियों को शायद इन चीजों से गर्ज ना हो। इदरीस, अगर देखा जाए इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि भाई 20,000 टन जो कूड़ा है वो हटा दिया गया, सिर्फ 5,000 टन ही रह गया है, तो कितनी सच्चाई है इसमें?
सर गुजारिश ये है कि 5,000 टन अगर बाकी रह गया तो 7,000 टन तो एक दिन में जो है वो लाहौर में कूड़ा इकट्ठा होता है। अब इसमें एक बड़ी अहम बात है, जब ये तमाम एसेट्स को टेक ओवर करना था LWMC ने, इस दौरान एक बड़ी अजीबोगरीब वारदात होना शुरू हो गई LWMC में। ये जो औज़पाक अल बेराक थी, इन्होंने गाड़ियां, तमाम तर गाड़ियां जो कि इनकी मलकियत थी, इन्होंने मुआवजा खत्म होने के बाद हवाले कर देनी थी LWMC को। अब गुज़िश्ता 5-7 दिन से ये हो रहा है, ये गाड़ियां चोरी होना शुरू हो गई हैं। ये जो कूड़ादान थे ये चोरी होना शुरू हो गया मुख्तलिफ चौकों से, चौराहों से, और ये वो गाड़ियां जिनके बारे में LWMC के अफसरान बड़े फख्र से कहते थे कि इनमें ट्रैकर लगे हुए। अब ये गाड़ियां चोरी होने से मुतल्लिक जो है वो CEO और MD की इस सिलसिले में मुशावरत हुई है 3 दिन पहले, और इस सिलसिले में अब वो जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी से मदद लेने जा रहे हैं कि ये जो हमारे डंपर जो है, ये जो हमारी गाड़ियां हैं, ये जो हमारे कूड़ेदान चोरी होना शुरू हो गए हैं, इनका कौन जिम्मेदारी? क्योंकि इस वक्त इंतजामी तौर पर तो मामला ये है कि लोग हैरान हैं, परेशान हैं, LWMC के अफसरान को खुद से सुझाई नहीं दे रहा। वो 5,000 टन जो रह गया, 7,000 टन तो आज की प्रोडक्शन उसमें वो जो है उसमें इजाफा हो जाएगा, तो ये 12,000 टन हो गया। अगर इनकी कैपेसिटी 5,000 टन ही एक दिन की रहती है तो ये 7,000 टन तो सरप्लस फिर सड़कों पर पड़ा रहेगा। उसमें 7 फिर आइंदा रोज ऐड हो जाएगा, 14,000 टन सड़कों पर पड़ा होगा। उसमें से 4,000 टन उठा लेंगे, 10,000 टन परसों सड़कों पे पड़ा होगा। तो इस तरह से ये अगर दावा किया जा रहा है LWMC तो जमीनी हकायक तो इसके वो बिल्कुल ऑपोजिट है। 7,000 टन तो एक दिन में इकट्ठा होता है पूरे लाहौर। इदरीस, ये बताओ, ये जो दावा था फिर वज़ीर आला को किसी ने, आप लोगों में से किसी ने पकड़ा नहीं इस बात के ऊपर, या कब पकड़ने का इरादा है कि जी आपके दावे के बावजूद सब कुछ उसी तरह का उसी तरह है, बल्कि उसमें इजाफा ही हो गया है, तो फिर नारा किधर गया? ऐसे नारे लगाने का फायदा क्या है? देखिए सर, गुजारिश है कि इस तरह के मामलात में आमतौर पर एक ऐलान कर दिया जाना, एक टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान कर देना है, एक कमेटी बना देना, एक नोटिस ले लेना, ये तो आला तरीन सियासी जो शख्सियात है उनकी जानिब से ये सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लाहौर का 24 घंटे में बिल्कुल साफ सुथरा रखने का जो ज़िला पंजाब का दावा था, जो उनका ऐलान था, और ये इतना नामुमकिन नहीं है। शायद उनको कुछ ऐसी ब्रीफिंग दी गई हो जिसकी बेस पर उनको ये अंदाजा हो कि अगर उन्होंने 24 घंटे का नारा लगाया था वो 48 घंटे का भी लगा सकते थे। लेकिन उनको हो सकता है ऐसा, क्योंकि इन मामलात में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही ब्रीफ करते हैं और उसकी बेस पर ये जो हुकूमती शख्सियात होती हैं ये ऐलानात करती हैं, और 24 घंटे में कोई बई नहीं है लाहौर को साफ रखना। लेकिन शायद ये कूड़ा बढ़ाया जा रहा है, शायद मुझे तो लगता है इसमें ऐसा मामला किया जा रहा है कि एक बार फिर से LWMC को नाअहल साबित करके कुछ और ऐसी प्रैक्टिस की जाए, जैसे पहले कंपनीज को ठेके दिए गए थे, ऐसे ही कुछ और कंपनीज को ठेका दिया जाए, ताकि LWMC नाअहल साबित हो और वो कंपनीज के जरिए दोबारा लाहौर को एक बार साफ करके वही मामला चलाया जाए जो कि पहले चलता रहा 8-10 साल। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। अब मसला ये है कि क्या अलबेरक जैसी कोई और कंपनी इनको ठेका दिया जाएगा? मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए। अगर इनके बस की बात नहीं है तो बैरूनी कंपनी कोई बुलाई जानी चाहिए फिर। मतलब यहाँ से मुझे तो यही लग रहा है कम अज़ कम कि नाअहली की इंतहा है। जैसे वो कह रहे हैं 80% लोग ही जाली डिग्रियों के ऊपर भर्ती किए गए हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन तमाम को निकाला जाना चाहिए। एक नाअहली का और एक बेईमानी का तवील सिलसिला है जो चला हुआ है। और देखो मुनीस, एक और चीज़ आप देखें कि जिस गाड़ियों का दावा किया जा रहा था, हम देखते थे पंजाब में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ, जो एक काम मशीनरी चल रही थी माजी की हुकूमतों में जो मैंने देखा, लेकिन जो वो गाड़ियाँ जिस पर इतना खर्चा हुआ है, आवाम के टैक्स से ही पैसे गए हैं, वो चोरी हो रहे हैं। और कौन कर रहा है इसमें भी कुछ शक नहीं चाहिए, बहुत बड़ा इंकशाफ है इदरीस साहब ने किया, अंदर ही के लोग कर रहे हैं। हाँ। इसमें ये अंदर के लोग मुलविस हैं। और जाहिर बात है, आप जब ये ब्यूरोक्रेट जो है उनको ब्रीफ करते हैं तो वो समझते हैं कि तमाम तर चीज़ें बड़ी नॉर्मल चल रही है। इवन ये एक दफ़ा खान साहब पिम्स आए, थोड़ी सी इधर ही गुजारिश कर लेता हूँ, पिम्स आए तो बड़ी चीज़ें, गुलदस्ते, सारी चीज़ें गोलदान रख दिए गए, फूलों से पिम्स को सजा दिया गया। 10-15 मिनट बाद जब खान साहब वहाँ से गए तो वो फ्लावर के वो गुलदस्ते, वो सारी चीज़ें गायब, जो अमला था वो भी बस वो मुंतशिर हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना, हम माजी में देखते थे कि नवाज शरीफ साहब को लोग इस तरह के करते थे, लेकिन आज खान साहब जो कहते थे मैं बड़ा एक्टिव हूँ हर चीज़ों में, देख रहा हूँ आज उसको भी यही बनाया जा रहा है। अगले दिन एक खबर लग जाती है मामू बना दिया, मामू, एग्जैक्टली, जो ज़ाहिर इंडियन फिल्मों से उठाया हुआ है, लेकिन ये है कि मामू बन जाते हैं। और हमें ब्रेक की तरफ जाना है, हमें ब्रेक की तरफ जाएंगे थोड़ी देर में, और फिर उसके बाद वापस आएंगे। मीशा शफी अली ज़फ़र केस के बारे में बात करेंगे। मीशा शफी और अली ज़फ़र का केस एक 2018 से, अप्रैल 2018 से कौमी खबरों की
एक शह सुर्खी बना हुआ है। बिल्कुल, सोशल जिससे कि वो मीडिया रैश पे, की हुई है, ट्विटर पे हैशटैग लगे और दोनों तरफ के ग्रुप बन गए हाँ। हैं। आधे लोग ये कह रहे हैं कि मीशा शफी ज्यादती कर रही है, आधे लोग ये कह रहे हैं अली जफर ज्यादती कर रहा है, आधे लोग ये कह रहे हैं कि उसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया होगा, आधे लोग ये कह रहे हैं मीशा शफी जानबूझ के ऐसी खबरें बना रही है पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। अब मीशा शफी ना होगी, वीना मलिक हो गई जो खुद अपने स्कैंडल क्रिएट करती है। लेकिन 3 फोरम्स पर ये केस मुस्तरद होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको काबिल समात कंसिडर कर लिया है। अब इस पर हम कर लेते हैं मजीद बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। ये मामला शुरू हुआ था 2.5 साल हो चुके हैं, अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में ये मामला पेश आया और 3 फोरम्स पर मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको काबिल समात कह दिया है। अब इस पर मजीद कार्रवाई होगी। देखते हैं कि मिशा शफी, हम बात करें अली जफर मीशा शफी केस अली के जफर हवाले और से। मिशा शफी के अच्छा, बात ये है कि ये तो अली जफर और मीशा शफी दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं जिनकी वजह से ये वाकया पब्लिक सीन पे आ गया। मतलब उनके फैन फॉलोइंग भी बड़ी ज्यादा है और वही लोग भी बीच में आ गए। अदरवाइज बेशुमार ऐसे वाकयात होते हैं यहाँ पे, हजारों नहीं लाखों की तादाद में, जो लोगों को पता नहीं चलता। और बच्चियां जो घरों से निकलती हैं, गलियां कूचों में, कॉलेजेस में, स्कूल में, पता नहीं मुलाजमत की जगह खास तौर पे, मुलाजमत की जगह खास तौर पे ऐसे हैं। मैं हमें ज़्यादा हम इंतजार नहीं करवाते। डॉक्टर फौजिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत आप कह लें सरगर्म कारकुन हैं इस हवाले से कि वो जिनसी हरासगी के हवाले से उन्होंने कवानीन बनाने में बहुत ज़्यादा रोल अपना प्ले किया है और उनके पास डेटा भी है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए ना, मीशा शफी और अली जफर का केस तो दोनों हाई प्रोफाइल लोग हैं, उसकी वजह से सामने आ गया। लेकिन हज़ारों के हवाले से ऐसे केसेस हैं जहाँ बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, बच्चों को जिनसी हरासगी का शिकार होना पड़ता है और कवानीन भी मौजूद हैं। मैं जानता हूँ आपने बड़ी मेहनत की कवानीन बनवाने में, आपकी आशा तंजीम ने बहुत रोल प्ले किया, मीडिया के ऊपर किया, लेकिन कमी नहीं हो रही उसमें, फिर भी कवानीन पे अमल नहीं हो रहा। ऐसा है कि चोरी का जो कानून बनता है तो चोरी खत्म नहीं हो जाती है, उसकी पकड़ शुरू हो जाती है और उससे इफेक्ट होता है जो बिहेवियर है। तो मैं ये कहूंगी कि इस पे काफी एस्पेक्ट में अमल दरामद हुआ है। बहुत सारी, अगर आप वर्क स्पेसेस देखें और उसमें हजारों की तादाद में केसेस देखें जिनका रिजॉल्व मिला है, और ये ज्यादा मिडिल क्लास की औरतें हैं या लो मिडिल क्लास की औरतें हैं जिनको रिजॉल्व मिला है, मगर उनकी टीवी तक खबरें पहुंचती नहीं हैं। तो मैं ये कहूंगी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है पाकिस्तान में जिसमें कोई टर्मिनेशंस ना हुई हो या डिमोशंस ना हुई हो। तो इसी तरह बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ने जैसे अपने ऑडिट का हिस्सा बनाया हुआ है, तो जब भी वो बाकी पॉलिसीज का ऑडिट करते हैं वो इसका भी साथ ऑडिट करते हैं, और यही वजह है कि बैंक्स में सबसे ज्यादा बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी, अभी एक किताब आई है मलिया हुसैन की, उसका नाम है गेम चेंजर, और फिर वो इसी लॉ के 10 साल की इम्प्लीमेंटेशन पे है, और उसमें बहुत मजे की बात यह है कि इतनी बातें पता चलती हैं जो हमें आम खबरों में नहीं आती। सो मेरा ख्याल है कि जो केसेस रिजॉल्व की तरफ पहुंच नहीं सकते उनकी मशहूरी ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे केसेस जो रिजॉल्व होते हैं और बड़े डिग्निफाइड तरीके से रिजॉल्व होता है, वो जाहिर है उसका माहौल ही है कि कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, बातें झंडे पे उठा के हम फिरे ना, तो वो लोगों तक नहीं पहुंचते। लेकिन अगर गौर से देखो, आप उस किताब को पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि बहुत काम हुआ है, बहुत पेशरफ्त हुई है। और अब औरतें जिस तरह पहले अपने आप को स्टिग्मा लगा के खामोश हो जाती थी, अब वो खामोश नहीं रहती हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो बहुत से मामला पेश आए हैं। अगर इंडस्ट्रीज से भी बात करें, मीडिया इंडस्ट्री से बात करें, फिल्म इंडस्ट्री से बात करें, तो इस तरह के मामला अब जब पेश आ रहे हैं तो अब इजहार ख्याल किया जा रहा है, बात बयान की जा रही है। जो पहले लोग अवॉइड करते थे, ख़वातीन अवॉइड करती थी कैमरे पे आकर एक्सेप्ट करने में या बताने में या अपना दिफा करने में, अब वो पब्लिक पर आ रही हैं। हमारे पास एक मिसाल फातिमा सुहेल की भी है, एक वीडियो जो फातिमा की बनाकर या जाहिर की गई कि वो फातिमा की है, हर जगह वायरल कर दी गई। लेकिन फातिमा ने जब उसे रिपोर्ट किया तो उसे इंसाफ मिला। तो क्या सबको इंसाफ मिल पाएगा? सबको इंसाफ बर वक्त मिल पाएगा, या उससे पहले उन्हें एक बहुत लंबी तजलील और तौहीन जो सोसाइटी से उन्हें मिल रही होती है उससे गुजरना होगा?
ऐसा है कि डिपेंड करता है, बहुत सारे केसेस जो हैं वो अच्छी तरह रिजॉल्व होते हैं। देखिए ओम्बड्समैन पे भी बड़ा डिपेंड करता है, आपकी मैनेजमेंट पे भी करता है। कई मैनेजमेंट्स ज्यादा जस्ट होती हैं, वो चाहती हैं कि कूड़ा साफ हो उनके इदारे से, वो ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देती हैं। तो ये जो सिस्टम भी है ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता साफ होता है, बिकॉज इसमें अपने सेल्फ बेनिफिट्स होते हैं, लोग सिफारिशें ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम साफ हो रहा है, ये हमने देखा है। तो बेहतर अपॉइंटमेंट्स हों कमेटियों के ऊपर और बेहतर अपॉइंटमेंट्स हों नए ओम्बड्समैन की, मेरा ख्याल है ये चीजें हैं जो रास्ता खोलेंगी। बाकी नंबर से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब डोमेस्टिक वायलेंस का, दुनिया की बात कर रही हूँ, जब ग्लोबली नाम रखा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या चीज है और उसके कवानीन बनने शुरू हुए, तो जाहिर है रिपोर्टिंग का नंबर बढ़ गया। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि केसेस बढ़ गए, उसका मतलब होता है रिपोर्टिंग बढ़ गई, मीडिया में आना शुरू हो गया। जब भी घर का कूड़ा साफ करते हैं ना, तो जब कूड़ा पहले आपको दिखने लगता है, वो कूड़ा छुपा होता है, लेकिन जब सफाई शुरू होती है तो आप कूड़ा निकाल निकाल के बाहर करते हो, तो वो स्टेज आती है जब आपको कूड़ा दिखने लगता है जो पहले छुपा हुआ था, और फिर उसके बाद सफाई होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। आई थिंक द सिस्टम इज गोइंग वेरी वेल। जिस चीज की जरूरत है आप जैसे मीडिया के साथी, वो ये कि पॉजिटिव केसेस को और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव मैनेजमेंट्स को हाईलाइट करें, जिन्होंने फैंटास्टिक तरीके से ये कोड अडॉप्ट किया, ये सारा लॉ इंप्लीमेंट किया, ताकि उनकी इंकरेजमेंट हो, वो हमारे हीरोज होने चाहिए, बजाय हम फेलियर्स के ऊपर फोकस करें। जी जी फौजिया, अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों का एक अहम किरदार है और आप लोगों ने बड़ा काम किया है इस पे। लेकिन जब जिनसी हरासगी के ये जो मामलात होते हैं, इसमें शफाफ तहकीकात को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? इसमें मैं समझती हूँ कि प्रोसीजर एक तरफ है, नियतों का भी अमल दखल होता है, क्योंकि बहुत सी दफा विटनेसेस होते हैं और उनको बुलाया नहीं जाता क्योंकि आपकी नियत में फतूर होता है। जब लोग कहते हैं कि इसको पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये अकेले में होता है, मैं ये नहीं मानती। बहुत सारे आपको प्रूफ्स मिल जाते हैं, और ये जो एक कानून है जिसके तहत कमेटियां बनती हैं इदारों में और हर एक पे लाजिम होता है कमेटी बनाना, उसमें आपका मेजर जरा कम है कोर्ट से। यानी आप अगर अपनी जजमेंट भी, जो कमेटी के मेंबर्स हैं ना, कोर्ट में तो आपको हर चीज का मेडिकल प्रूफ और फिजिकल प्रूफ चाहिए होता है, ये कमेटियों के पास इसीलिए है कि अगर सीनियर और अच्छे एथिकल लोग होंगे तो वो अपनी जजमेंट कर ले, अख्स कर लेंगे, वो टेस्टिमनी से भी अख्स कर लेंगे। सो दैट इज व्हाई दिस लॉ हेल्प्स टू मेजर थिंग्स इन अ मोर सटल मैनर। वो पकड़ लेंगे चीज को, मगर नियत ट्रेनिंग और क्रेडिबल लोग अपॉइंट करें। जी फौजिया, ये जो अली जफर और मीशा शफी का केस हुआ, जिसमें पहले 2 बरस 2.5 बरस उसको जद्दोजहद करनी पड़ी इस बात के ऊपर ओम्बड्समैन में, गवर्नर के पास, कि जी मेरा केस सुना जाए, और उसका केस सुना नहीं जा रहा था इस बुनियाद के ऊपर कि वो मुलाजिम नहीं थी उसी में, कि वो इदारे में एक उनका कॉन्सर्ट ज्वाइन करना था, उसको मुलाजिम की शिक में नहीं आता, लिहाजा वो केस सुना नहीं जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको वो सुना जा सकता है। ये आप समझते हैं एक पेशरफ्त होगी अहम, अगर इस बुनियाद के ऊपर हो कि जब ऐसी हाई प्रोफाइल केस बन जाता है अली जफर का, मीशा शफी का, तो ये एक आइंदा आने वाले लोगों के लिए बेहतर सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो भी है, मगर ये जो रिएक्शंस है ना, इसमें थोड़ा सा वो भी आ जाता है, डर भी आ जाता है कि भाई ये हाल ना हो। मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज क्लैरिफाई करूंगी कि पहले दिन से ये केस जो है ना पीपीसी के दफा 509 के नीचे फाइल होना चाहिए था, बजाय ये फॉर्मल सेक्टर के कानून के नीचे। अगर शुरू से ये पीपीसी में जाता तो मेरे ख्याल है पेशरफ्त बहुत बेहतर तरीके से होती। ये 2 कवानीन है, एक फॉर्मल सेक्टर का है जहां आपकी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है, और दूसरी जो शिक है पीपीसी की, उसमें आप कहीं पे भी, बाजार में हो, कहीं पर भी हो, घर में हो, इनफॉर्मल सेक्टर में हो, तो ये केस अगर ये फॉर्मल सेक्टर में ना फाइल करते और पीपीसी के अंडर करते तो मेरे ख्याल है कि इतना लंबा कष्ट ना काटना पड़ता। ख़वातीन जो घरों में मौजूद हैं इस वक्त अगर देख रही हों, उनको क्या एडवाइस करेंगी कि अगर वो कोई ऐसी हरासगी का शिकार होती हैं तो उनको क्या करना चाहिए? फ़ौरन जाके, जैसे आपने कहा कि अपने जो लॉयर के ज़रिए करें, खुद जाके करें, कहाँ पे जाके शिकायत दर्ज करें? सबसे पहले अपने किसी भी जिस पे आपको एतबार हो अपने सुपीरियर से बात कर लें अपनी कंपनी में, ताकि आपको पता चल जाए। अगर तो कमेटी है तो डायरेक्ट आप कमेटी में
थोड़ा सा 2 पैराग्राफ भी लिख के आप फॉर्मल कंप्लेंट दायर कीजिए, और अगर उसकी भी आपको हिम्मत नहीं पड़ रही तो आप किसी कमेटी मेंबर से बात कीजिए। आपके इदारे में अगर कमेटी नहीं है तो अपने किसी सीनियर से जिस पे आपका ट्रस्ट है उससे बात करें, क्योंकि अगर आपके इदारे में कमेटी नहीं है या आपका एतबार नहीं है उन लोगों पे, तो ओम्बड्समैन का अब हर सूबे में ऑफिस है, वहां आप चिट्ठी भी डाल सकते हैं, वहां आप जाकर भी मुलाकात कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज कर सकते हैं। आई थिंक कि ये बहुत जरूरी है फॉर्मल सेक्टर के लोगों के लिए। क्या कभी और ऐसा अगर हुआ? कहीं मार्केट में कहीं ऐसे बहुत भोंडे तरीके से हुई है जिसका आप 1-2 विटनेसेस ले जा सकती हैं, तो फिर आपको पीपीसी में एक पिटीशन लॉयर के थ्रू दाखिल करनी पड़ेगी। मैं ये जरूर कहूंगी, एविडेंस संभाल के रखिए, ये हम औरतों को ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। एकदम कंप्लेन करने की बजाय आप उसकी कोई कॉन्वर्सेशन अगर रिकॉर्ड कर सकें, कोई तस्वीर, किसी को आप विटनेस करा सकें, उसमें आगे केस में बहुत हेल्प हो जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा मवाद हो, बाज़ औक़ात खत आता है तो आप गुस्से में फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसी चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, बाद में एविडेंस बनती हैं। तो स्ट्रैटेजी से चलिए, कॉन्फिडेंस से चलिए, मेरा ख्याल है कि सिस्टम मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है फौजिया, क्या कभी ऐसा हुआ कि बहुत से केसेस आप लोगों के पास आते होंगे और देखे जाते होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ या कोई केस अगर आपको याद हो तो बताएं जिसमें कि ये आइडेंटिफाई हो गया हो कि इट वाज अ फॉल्स क्लेम? क्या आइडेंटिफाई हुआ कि ये क्लेम जिसकी जानिब से किया गया है दैट इज अ फॉल्स क्लेम? क्या कभी ऐसा कोई केस मंजर-ए-आम पर आया? ऐसे नहीं हुआ है, बहुत थोड़े, मैं ये कहूंगी 1% से नीचे हैं, मगर ऐसे हुए हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत सी दफा ऐसा हुआ है कि हम दोनों पार्टीज से इन टच होते हैं। तो ये मर्दों के ऊपर 1-2 फॉल्स क्लेम्स हुए हैं, लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहूंगी कि बहुत सारी औरतों के ऊपर भी ऐसे बात आई कि जब रियल केस हो और वो प्रूव नहीं हो सका हो, तो ये भी होता है। मगर मैंने ये देखा कि जो फॉल्स क्लेम है, जिस तरह एक वो सुसाइड का केस था पंजाब में, तो वो बहुत ज्यादा उछाला गया ये कह के देखा फिर क्या होता है मर्दों के ऊपर। तो वो मेरे ख्याल है किसी भी सिस्टम में, किसी भी लॉ के अंडर ऐसा होता है कि कभी कभी फॉल्स क्लेम भी आता है। मैं जानती हूँ, जैसे मैंने कहा, मैं 1-2 केसेस को जानती हूँ जिसमें हमने दूसरे बंदे का साथ दिया जिसके ऊपर झूठा इल्जाम था। मगर देखिए, ये बाय डिफॉल्ट ये कह लो इसको कोलैटरल डैमेज होता है और ये हर कानून में होता है। फौजिया, ये बताइए, आपकी किताब जो मौजूद है भेड़ की खाल में, आपने जैसे बताया कि तकरीबन हर किसी भी सतह के ऊपर औरत को हरासगी का शिकार होना पड़ता है या वो हो जाती है। आपने खुद अपनी मिसाल दी कि इंटरनेशनल इदारे में आप काम करती थी और वहाँ पे आपको भी एक हरास किया गया। तो घरों में बैठी ख़वातीन अगर, और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात आ जाती है, अगर घरों में उन पर तशद्दुद होता है ख़वातीन के ऊपर, तो उसका भी तरीक़ेकार यही है कि वो क्या अपने मियाँ के ख़िलाफ़ जाके सबूत लेके जाएँ, बताएँ जाके कि जी मुझसे ज़्यादती की गई है, मुझे हरास किया गया है। जी, अब ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ कुछ सूबों ने बना तो लिया है। मेरा ख्याल है थोड़ी सी और लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन तक की बात पहुंची है। सिंध का इस वक्त सबसे बेहतर लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस का। मेरा ख्याल है कि अगर अप्रोच करें पुलिस को या लॉयर के थ्रू पिटीशन करें, ये बहुत बेहतर होता है। दूसरी बात यह है कि आपको बोलना ज़रूर चाहिए। हम तो उस फेजेस से निकल कर आ रहे हैं जहाँ पे आप बताते ही नहीं थे, अपने मियाँ की तारीफ करते रहते थे और मारे खाते थे और मेकअप से अपने नील छुपाते थे। यानी उस दौर से निकल कर अब इतना हुआ है कि ख़वातीन, वो चाहे लोग कहें कि डिवोर्स रेट बढ़ गया, लेकिन ख़वातीन अब ये इस किस्म का बर्दाश्त नहीं करती। और मैं समझती हूँ उनको एक ह्यूमन बीइंग बनने की पूरी राइट है। तो चाहे अपने पेरेंट्स से बात करें, चाहे उसके पेरेंट्स से बात करें, चाहे अपने हमसाए में अपने क्रेडिबल लोगों से बोलना जरूर चाहिए। वो आपके अपने सिस्टम के लिए बेहतर होता है। और मेरा तो ख्याल है कि जो लॉज बने हुए हैं उनको ट्राई आउट करें, इसी तरह सिस्टम मजबूत होगा। बलूचिस्तान का जरा कमजोर है, उसमें यह है कि अगर ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन के लिए भी औरत जाए और वो गलत साबित हो जाए, पता नहीं कैसे उस स्टेज पे गलत साबित होगी, लेकिन उसको सजा हो जाए, तो उस डर के मारे फिर कोई जाता नहीं है। लेकिन सिंध का बेहतर है, उसमें आप ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप जज को ये कह सकते हैं, देखें इसने ये मेरे साथ किया, इसको कहा जाए कि घर से निकल जाए या ये मेरे से दूर रहे, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, ये मुझे अप्रोच ना कर थोड़ी देर के लिए आप वो एक बफर पीरियड ले सकते हो, जिसमें फिर आप अपने फैसले करो कि आगे इसको कैसे भुगताना है। थैंक यू फॉर बहुत मेहरबानी। बहुत अच्छा। मीशा शफी के हवाले से देखिए, आप मतलब ये बात आई है
और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये केस सुना जाएगा और फिर जिसकी भी ज्यादती हो, अगर अली ज़फ़र ने ज्यादती की है तो अली ज़फ़र को उसकी सज़ा मिले। और साहब जिस तरह फौजिया ने बात की कि क़वानीन बहुत से मौजूद हैं, सिंध में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि क़वानीन है। ये सबसे मसला क्या है? निफास का सबसे बड़ा मसला है। अभी तक उस पर उसी तरह मामलात को उसी तरह तय नहीं किया गया। आप चाहे बच्चों के चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से हो, चाहे हराजगी के हवाले से हो, हिरासगी के हवाले से हो, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या 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 कमजोरियां हमारी, या हम इसमें अभी तक हम उन लेवल तक नहीं पहुंचे? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार यहाँ पे ये बात करते हैं कि औरत की तरबियत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मर्द की तरबियत होनी चाहिए। क्या बड़ी मर्द को ये जो हमारे हमसाए मुल्क में, हिंदुस्तान में कम अज़ कम इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि वो कैंपेन इस तरह की चलाते हैं जैसे शुरू से होता है ना हमारी तरबियत में कि ये मर्द है, ये सुपीरियर है और ये हाथ उठा सकता है, ये मार भी सकता है। एक घर में जब बेटी दे दी तो बेटी को देते हुए वो जनाब गुफ्तगू होती है कि अब ससुराल से तुम्हारी लाश ही आनी चाहिए। तो ये बहुत गलत ट्रेंड गलत है। बिल्कुल रऊफ साहब, घरों में बैठी माएँ, बहनें, ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, अगर उनके साथ भी इस तरह का मामला पेश आता है तो अब से कुछ देर पहले डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने तरीकाकार बताया कि किस तरह इस इशू को आप आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने सबसे करीबी भाई से डिस्कस करें, अम्मी से डिस्कस करें, अब्बू से करें। वहां से अगर गो अहेड मिलता है देन टेक दिस इशू टू द कंसर्न डिपार्टमेंट जहां से आपको इंसाफ मिल सकता है। अपनी आवाज को दबाए नहीं रखना। फिलवक्त हम चलते हैं एक ब्रेक पे, वापस आएंगे और करेंगे बात इकोनॉमी की। क्या चीज कितनी महंगी है हम आपको बताएंगे। स्टे विद अस। पब्लिक अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है और ऐसे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, महंगाई पे क्या बात करनी है। अब उनके पास जेब में पता नहीं कितने पैसे हो गए। पहले कुछ चीजों का हल तो मेरे पास है। अच्छा, जैसे इसमें लिखा गया कि 275 मिलीलीटर बाथ वॉश की कीमत में 20 रुपए उसके इजाफा कर कहीं ऐसा तो नहीं आप कहेंगे बाथ वॉश माइनस करके नहा बाथ वॉश नहीं आप बगैर उसके नहाया जाए। वैसे डायपर ये तो वो पुराना जमाना फिर याद आ रहा है भाई, कपड़ा जब इस्तेमाल होता था या मिसवाक हो गया भाई। साबुन महंगा हो गया, नहाने का चाय की पत्ती महंगी हो गई, खाने की सवैयां महंगी हो गई। अब के ईद तक पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। लोग एक तो चीनी मिठास नहीं होगी सवैयों में, और सवैयां भी पहुंच से दूर हो गई। अच्छा, एक और चीज भाई, घी, ऑयल, खाना कैसे पकेगा? ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, जो पूरा पूरा महीना बचत करती हैं, वो घी कहाँ से लाएं? इसके बारे में इमरान खान साहब ने एक दफा कहा था कि खाने का तेल तब तक महंगा रहेगा जब तक हम अपने मुल्क में उसकी प्रोड्यूस नहीं बढ़ा रहे। अब कब हम अपना तेल बनाने लगेंगे? कुएं निकालने पड़ेंगे। मलेशिया से वो जो ऑयल है वो आना, पाम ऑयल आता है, उसमें दूसरा तेल मिला के मतलब उसको बनाया जाता है। तो वो मतलब उसकी इंपोर्ट कब कम होगी, वो महंगा होगा, डॉलर की एक लंबा मतलब चक्कर है। लेकिन हकीकत ये है कि यूटिलिटी स्टोर के हवाले से देखा जाए तो लगता है एक मिनी बजट आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर यहाँ पे चीजें महंगी हुई हैं तो दूसरे बाजार में डबल ट्रिपल पे जाके महंगी होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आप जाहिर बात है कि कम से कम सब्सिडी दी जाती है, वो चीज़ें भी सस्ती, दीगर चीज़ों पे भी कम रेट्स रखे जाते हैं। लेकिन जब बाहर मार्केट में जाएंगे हर जगह ये सहूलत तो मौजूद नहीं यूटिलिटी की। अच्छा नहीं, मैं यूटिलिटी स्टोर हर जगह मौजूद नहीं है, हर जगह आम आदमी की पहुंच वहां तक, क्योंकि कुछ जगहों में हम देखते हैं कि खास जगहों में मौजूद होते हैं और वहां पे भी लाइनें लगी होती हैं। अब जब आप आम मेरे जैसे शहरी होगा वो जब जाएगा, लाइनों की आप बात करें, वो लगी होती है नहीं, लगी होती थी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा उस्मान पिंडी में एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के बाहर? हरमीत कह रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वो लंबी लाइनें हमें भी दिखा दें। जी बिल्कुल, हरमीत सही कह रहा था। किसी दौर में यूटिलिटी स्टोर के बाहर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती थी और मैं तो अभी मौजूद हूँ, ये वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका है, मेलोडी के करीब यहाँ पे एक यूटिलिटी स्टोर है। और अभी आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कोई लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी अभी इसका शटर खुला है। और एक्चुअल जो वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ इशू ये है कि ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन है और ये चले जाते हैं अपने अपने कामों में, और शाम के औकात में लोग आते हैं। और फिर अभी वफाकी दारुल हुकूमत की शहरी इतने सवेरे ठंड भी है, शायद जागे भी ना हो। लेकिन महंगाई के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह आपने जिक्र किया कि महंगाई का एक तूफ़ान है, तो जिस तरह एक शेर है हरमीत के, वो एक शेर इस तरह था कि ज़िंदगी है कि कोई तूफ़ान है यारब, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अब शहरी ये कहते हैं कि महंगाई है कि कोई तूफ़ान है यारब,
हम तो इस महंगाई के हाथों मर चले। ऐसी सूरत हाल है। गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा होगा कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किया गया है, पिछले हफ्ते भी इजाफा किया गया है। यही यूटिलिटी स्टोर हैं जहाँ पे लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे भी महंगाई ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और हुकूमत ऊपर से ये कह रही है कि हम यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है वो रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को सस्ती अशिया फराम कर रहे हैं। लेकिन जो सस्ती अशिया फराम भी की जा रही है उनका म्यार इतना इंतहाई गैर म्यारी किस्म की अशिया हैं वो, कि अभी कुछ देर पहले यहाँ कुछ लोग आए थे, वो आटा लेके गए घर से और घर से वापस वो एक टैक्सी में लाद के आटा वापस लाए। उनका ये कहना है कि इंतहाई नाकस म्यार का ये आटा है। इस तरह जो चीनी यहाँ पे फराम की जा रही है, फ़रोख्त की जा रही है 68 रुपये किलो में, उसकी भी सूरत हाल यही है कि बिल्कुल जिस तरह आटे की तरह एक सफूफ सा होता है, जिस तरह उस तरह की ये चीनी है वो इंतहाई, ये नहीं समझें कि किसी किस्म की ये किसी काम की चीनी नहीं है, 68 रुपये किलो में दी जा रही है। राजा साहब, अगर कोई किसी से यहाँ पे बात हुई आपकी, जी राजा साहब, किसी के साथ अगर बात हुई यहाँ पे शहरी हैं, मैं यहाँ शहरी हैं, जी उनसे ही भी बात करा दें। क्या पूछता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ कि महंगाई से, मैं इनसे पूछता हूँ कि ये लोग महंगाई से कितना मुतासर हैं और पीटीआई की हुकूमत जो दावे कर रही है कि आवाम को सस्ती अशिया फराम की जा रही हैं, रिलीफ दिया जा रहा है, तो इन दावों में कहाँ तक सदाकत है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि महंगाई अब के ऊपर भी महंगाई है, यहाँ भी अशिया खुर्दनोश महंगी हैं, आम मार्केट में तो चीज़ें महंगी हैं, तो आप क्या कह रहे हैं इस महंगाई के ऊपर? जो हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई में कमी आ रही है, लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, आप बताइएगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, तो यूटिलिटी स्टोर लग नहीं रहा कि यूटिलिटी स्टोर रह गया है, अब तो नाम का ही है बस। महंगाई कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, चीनी आटा हर चीज़ महंगी है, बस नाम का ही सस्ता रह गया ये तो। हरमीत, आप कुछ पूछना चाहें शहरियों से तो बताएं। नहीं, मैं यही पूछना चाहूंगा कि देखें, जिस तरह मैंने बात की कि लाइनें लगी होती, तो लाइनें इसलिए लगी होती चीज़ें सस्ती होती। अब जिस तरह ये भाई कह रहा है कि बिल्कुल वो चीज़ें उसी तरह लग नहीं रही हैं जिस तरह ये यूटिलिटी स्टोर है, तो आम मार्केट का क्या मामलात होंगे? वहां पे तो जाहिर बात है इससे ज़्यादा 3 गुना 4 गुना चीज़ें महंगी हो गई होंगी। ऐसी सूरत हाल है बिल्कुल आम मार्केट में, तो आप सोचें ना। मेरे साथ एक और शहरी है, इनसे पूछते हैं कि महंगाई से ये कितने मुतासर हैं और जिस तरह हुकूमत का दावा है कि ख़ासकर यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हैं, आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, तो आप मुझे बताएं जी कि महंगाई कितनी है? यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी जो अशिया हैं उनकी जो मेयार है वो इस काबिल नहीं है कि लोग खरीद सकें, महंगाई भी है, तो आप बताइएगा मुझे। सबसे पहले तो आपने बात की है कि यूटिलिटी स्टोर पे पहले लंबी लाइनें लगी होती थी और यूटिलिटी स्टोर पे बहुत लोग, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो ये बात है कि अव्वल तो जो यूटिलिटी स्टोर की चीज़ें और आम जो चीज़ें हैं उनमें की कीमत में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं रहा, वो भी उसी तरह हैं। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि मैं सस्ती चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ यूटिलिटी स्टोर पर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है। अगर जो चीज़ मिलती भी है वो बिल्कुल इतनी लो क्वालिटी की है कि आम शहरी जो हैं वो उसको ख़रीद ही नहीं रहे। जिस तरह आटा हो गया, चीनी होगी, चीनी का आपने बात की है कि चीनी कोई देख लें वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की है, जो ख़रीदता है तो उसका कोई ख़ासा वो नहीं है। और आटा देखें वो भी बिल्कुल लो क्वालिटी का है, मतलब खाने के काबिल नहीं है। तो इमरान खान ने जो दावे किए थे वो तो कुछ भी नहीं है, ना नौकरी है गरीब के लिए, ना कोई और चीज़ है, ना रिलीव है। तो हमारी इमरान खान से यही गुजारिश है कि काइंडली जो आपने वादे किए थे वो पूरे करें। यह है कि आप अपोजिशन के पीछे लगे हुए हैं कि चोर आप अपोजिशन को छोड़ें, आप महंगाई पे काबू करें। हम लोगों का तो जीना महाल हो गया, जैसे हम लोग 20-25 हज़ार रुपये वाले मुलाजिम हैं, हमारा तो जीना दोबर हो गया। हमारी इमरान खान से यही गुजारिश है कि काइंडली अगर आप हुकूमत नहीं चला सकते तो आप इससे इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। जी बिल्कुल, ये शहरी जो है बिल्कुल ज़्यादा दिलजले लग रहे हैं और महंगाई के हाथों बहुत तंग हैं। और इनका भी जिस तरह आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि 2.5 सालों में हुकूमत अभी तक तो आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकी है, मज़ीद 2.5 सालों में अल्लाह जाने आवाम के साथ मज़ीद क्या होने वाला है। महंगाई का जिन है वो बिल्कुल बेकाबू है और आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जाता है। अगर आप आम मार्केट का आपने सवाल किया हरमीत, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आम मार्केट की सूरत हाल ये है कि चीनी 110 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है और जो आटा है वो 75 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह जो दीगर अशिया हैं, जो सब्ज़ी फ्रूट्स हैं और प्याज हैं, आलू हैं और टमाटर हैं, इनकी कीमतें भी होशरबा की कीमतों में। राजा साहब, इसमें सबसे बड़ी बात है राजा साहब, जो इंतज़ामिया है ज़ाहिर बात है वो अक्सर गायब नज़र आती है, तो क्या ये तो इस्लामाबाद है क्योंकि ये कैपिटल है, वहाँ पे ज़ाहिर बात है पूरी मशीनरी वहाँ से चल रहा है, तो वहाँ पे इस वक्त आपको कोई इंतज़ामिया कंट्रोल, जो प्राइस चीज़ों को कंट्रोल करने वाली इंतज़ामिया वो कोई नज़र आती है? क्योंकि अगर देखा जाए इस्लामाबाद के अगर इस किस्म के मामला होंगे तो आगे क्या शहरों की क्या सूरत हाल होगी?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये वफाकी दारुल-हुकूमत है जहाँ से पूरा निज़ाम पूरा मुल्क कंट्रोल किया जाता है और यहाँ पे जो हमने देखा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बुरी तरह नाकाम है। कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अब जिसकी मर्ज़ी जिस तरह कोई चीज़ अशिया फ़रोख्त करे, सुबह इनको एक लिस्ट मिल जाती है कि इसकी इनकी कीमतें ये मुकर्रर की गई हैं और उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता है। होना तो ये चाहिए कि आप उसको जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया है, आप उसको हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद इसको चेक करें कि वाकई इन लिस्टों के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लिस्टें तो रखी होती हैं उन्होंने कि ये इसकी कीमत इतनी है, इसकी कीमत इतनी है, लेकिन उन लिस्टों से कहीं ज़्यादा नरखों के ऊपर ये अशिया फ़रोख्त की जाती हैं। स्पेशली जो फ्रूट्स हैं, जो सब्ज़ी की आइटम्स हैं, उनकी जो कीमतें हैं उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस तरह जो दूसरी अशिया है उनका भी इस तरह है जिसका जहाँ पे इन पर तो चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीजों पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे और हमें इस बारे गाहे बगाहे बाखबर भी रखेंगे ताकि जब ये कीमतें कम हो तो इस वक्त जो पब्लिक हमें देख रही है, हाँ जी, कम हो, ताकि ये जो पब्लिक हमें देख रही है घरों में, मकसद बात करने का ये कि कम से कम नोटिस में तो आए, हाँ, जो बैठे हैं पार्लियामान में, घरों में जो मर्द हजरात मौजूद हैं जिन्हों को उनकी खवातीन पूरे हफ्ते की लिस्ट पकड़ा देती हैं, पूरे महीने की लिस्ट पकड़ा देती हैं। जब ये कीमतें कम हो हम उन्हें बता सकें कि भाई कीमतें कम हो गई हैं, भागो जाओ जाकर ग्रोसरी करके आओ, महीने की कर लो, 2 माह की कर लो, लेकिन कर लो। हाँ, ये बड़ी खुशफहमी की बात है, चीजें कम हो, कीमतें अल्लाह करे ऐसा हो। हाँ, अल्लाह करे। थैंक यू राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुनीदा ने बात की है ना, ये बड़ी खुशफहमी की बात है। चीज़ों की कीमतें, मैं तो जितनी ज़िंदगी मेरी गुजरी है इतने मैंने देखा है हुकूमतें आती चली जाती हैं, हर हुकूमत में ये आता है महंगाई का तूफान आ गया, महंगाई का तूफान आ गया, चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो सब पुलाव पकाना मुश्किल है, हाँ, खाना नामुमकिन है, तो दाल चावल पकाने मुश्किल है, ख्याली पुलाव पकाना तो मुश्किल मैं नहीं तो ना। खान साहब ना हाथ जोड़ के बेनती करदा पाजी, सानू 50 लाख कार नहीं चाहिए, सानू करोड़ा ने नौकरियां नहीं चाहिए, सब गरीब नो रोटी चाहिए। वो जो इंसान भूखा होगा ना उसको घर की जरूरत नहीं है, उसको वो बेचारा खाने, वो चीजें भी आपने महंगी कर दी। अब ये देखे ना कि साबुन, जो ऐसी चीजें हैं, ऐसे आइटम है जो हर बंदे की जरूरत है। वो पहले ये होता था कि वो मैं मजदूरों से बात करता था ना जाके, जब मजदूरों से पूछता था वो कहते थे कि पहले हम 3 वक्त खाना खाते थे, अब हमने ये कर दिया हम 2 वक्त खाना खाते हैं। अब ये साबुन की वजह से, ये लिक्विड की वजह से ये होगा, वो कहेंगे पहले हम रोज नहाते थे, अब एक दिन छोड़ के एक दिन नहाएंगे। तो मतलब ये है कि वो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है गरीब आदमी के लिए। जैसे वो कह रहा था ना 25 से 30 हज़ार दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, मंथली कमाने वाले हम लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं जो मजदूर हैं इस तरह के, उनके लिए तो यही था कि इस तरह की कोई सस्ती चीज़ मिल रही हो और उनको बेचारे मतलब अपना गुजारा करें। ये गुजारा नहीं हो पा रहा, बड़ा मुश्किल हो रहा है। और वैसे ये देखा जाए कि जिस तरह इसने प्राइस लिस्ट कंट्रोल की बात की, इंतज़ामिया, मैं जब भी गया हूँ फील्ड में मैंने देखा है कि टमाटर अगर लिखा है, जो लिस्टें थमा दी जाती हैं, वो ये बहुत बड़ा अजीब सिस्टम है हमारे यहाँ। प्राइस लिस्ट पे होगा टमाटर 80 रुपए किलो। फिर से मुझे अनवर मसूद याद आ गए हैं, आज की पकाई है, आज की पकाई साहब आप सुना देना। बड़ी मैं थोड़ी सी जितनी मुझे नज़्म है वो है कि जितनी याद है, ठीक है, वो चौधरी और उसका नौकर सामने बैठे हुए हैं और उनकी आपस में गुफ्तगू है। अच्छा। तो कहता ना आज की पकाई है, तेरा की ख्याल है, चौधरी उससे पूछता, तो अच्छा। नौकर कहता है मैं की ख्याल दसा, मेरी की मजाल है। वो फिर कहता है चल फिर रहमिया चस्के ही ला ली है, लबजन चंगिया ते पिंडिया पका ली। नौकर फौरन उसके ऊपर आ जाता है, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, विच हुण बकरे दियां पुठियां दियां पुठ दियां रोटियां बोटियां ते नाल हुण छंडी तंदूरी दियां रोटियां। फिर कोई चौधरी जी उसदा स्वाद है, कल भी पकाइयां सन, तानू भी तो याद है। वो जनाब वो बेचारा उससे निकलता है, वो करेले की तरफ चला जाता है और वो कहता है कीमा हो उसमें धागे से बधा हुआ हो। चौधरी जरा सी उसकी तारीफ के बाद वो आ जाता है कि जी तुम्बे दियां गोलियां करेले नालों फेंकियां, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾੜ ਲੋ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ टिक्कियां। वो कहता है दफा करो चौधरी जी, सब्जियां दी थोड़ है, हमें ये पकाने की क्या जरूरत है। आखिरी जो है ना उसका वो सारी चीज़ों से घूम घा के बकरे की पुठ दियां बोटियां और कीमा वाला करेला, और वो कहता है 10 फिर रहमिया मेरी की राय। वो कह रहा है बुझ लिया चौधरी जी, छोलियां दी दाल बात छोले तक क्या गई। बड़ी खूबसूरत। और इस तरह का कंटेंट अभी हमें नहीं मिलता जो अनवर मसूद साहब ने क्रिएट कर दिया। हरमीत, आपने सुबह क्या खाया? यार सच बताएं बड़ा मुश्किल होता है, स्टूडियो में पहुंचने के लिए बड़ी जल्दी होती है, कभी नाश्ता मिल भी जाता है कभी नहीं। मैं तो अंडा टोस्ट खा के आया हूँ आज कम से कम। मतलब अंडा टोस्ट जो है, हालांकि अंडे के बारे में ये है कि अंडे से पूछ लिया जाए कि भाई तू मेरी इस्तात में आज है कि नहीं, मेरी पहुंच में है कि नहीं। वो जो होता है ना कि
खुद अंडे से पूछा जाए कि आज तो हड़ताल पे तो नहीं चला, हड़ताल पे तो नहीं जाएगा, अंडा हड़ताल पे चला जाता है, मुर्गियां हड़ताल पे चली गई हुई हैं। बिल्कुल। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें भी हड़ताल पे चली जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीना दोबर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं खाया, मैं ब्रेक पे चली जाती हूँ। क्या ख्याल है? आज की ख्याल है। ठीक है पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। दौरा न्यूजीलैंड में हमारी टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई, इस बारे आज मिसबाहुल हक दोबारा बताएंगे क्रिकेट कमेटी के सामने, इससे पहले गवर्निंग बोर्ड के सामने भी बता चुके हैं। देखा जाए तो कोविड की वजह से, मतलब जो उन्होंने वजह बताई कि कोरोना की वजह से उन्हें रखा गया, 17 से 18 दिन बताए जा रहे हैं आइसोलेशन में, लेकिन बाकी भी तो टीम्स हैं, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है। शिकस्त, और इतनी बुरी शिकस्त, क्या वजह है, ये आज शायद मालूम हो सके। मतलब एक उसके साथ और मैं आपको बात बताऊं, जो मिसाल दी थी कल हमारी मिर्ज़ा इकबाल बेग से बात हो रही थी, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 7 सीरीज चल रही है, 3 टेस्ट हो चुके हैं, और पहले टेस्ट के बाद जिसमें इंडिया को शिकस्त हुई थी, विराट कोहली उनके अपने बच्चे की पैदाइश की वजह से वो हिंदुस्तान चले गए थे, और बाकी उनकी जो टीम है उसमें कुछ जख्मी भी थे, उसके बावजूद सेकंड टेस्ट उन्होंने जीता इसी कोरोना के बावजूद, और थर्ड टेस्ट में हिंदुस्तान को जहाँ लगता था कि शिकस्त होने वाली है, वहाँ पे 5 खिलाड़ी आउट हुए और वो जम गए। उनके खिलाड़ी जख्मी भी थे, पंत जख्मी था, लेकिन उसने मतलब बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया। हमारी आखिर वजह क्या है, मतलब ये समझ में नहीं आता। हमारे टेम्परामेंट की कमी है, हमारे नालायकी है, हम अच्छा टैलेंट उठा नहीं पा रहे। अब पता नहीं जो कमेटी बैठेगी उसके सामने मिसबा आज क्या रिपोर्ट देते हैं, वो तो कोच के तौर पे होंगी, लेकिन मैं ख्याल में एक बात उनकी कम से कम सही है, सारी जिम्मेदारी कोच पे नहीं डाली जा सकती। बॉलिंग कोच भी हैं, वकार यूनुस मौजूद है, हम पहले भी इस पर बात करते रहे हैं, बॉलिंग भी हमारी अच्छी नहीं हो रही। फील्डिंग कोच हैं, फील्डिंग हमारी अच्छी नहीं हो रही। इतने कैचेस हमने ड्रॉप किए इन टेस्ट मैचों में जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन रोज साहब सारी जिम्मेदारी कोरोना पे डाल देना, फिर एक बंदे पे डाल देना कि वो नहीं खेला तो पूरी टीम, ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब आगे बड़ी मुश्किल, मतलब एक सीरीज आ रही है, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है, चंद ही दिनों की बात लगता है होमलैंड का एज ले जाएगी हमारी टीम, पूरी उम्मीद तो है। बस हमारे पास ही ऑप्शन बचा है और कुछ नहीं है कि बस यहाँ पे कुछ वो हमारी कोई इज्जत बच जाए, बाकी तो बाहर दुनिया में हम अब खेल भी नहीं सकते, ये हालात हो गए। कभी वक्त था ग्रीन शर्ट का कि छा जाते थे, जिधर भी चाहते थे कमाल का काम होता था, लेकिन अब देखें हालात इस किस्म के आ गए। अच्छा बिल्कुल रूप साहब, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें, मुझे वो शेर याद आ गया कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख। क्या बैठ के कम से कम चीज हुई है कि इसकी शायरी बहुत अच्छी होगी। एग्जैक्टली, फैसला के लिए आप बैठे हैं ना। आपको पता नहीं है, मैं भी ज़ौक रखती हूँ। अरे वाह वाह वाह, हमें ज़ौक है। आपके घर में कोई ज़ौक है? नहीं। लेकिन आजकल खाने से ज़ौक खत्म हो चुका है। जो अब हम इससे पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, चीजें और जो अशिया जरूरी हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, ज़ौक तो खत्म हो गया, अब तो खाली गुजारा हो रहा है, अवाम खाली गुजारा कर रही है, और हमारे क्रिकेट के खेल के मैदानों में भी शायद गुजारा ही हो रहा है। ज़ौक भी खत्म हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता शायकीन क्रिकेट जो है वो भी बड़े नाला से नजर आते हैं, तो जाहिर बात है कि वो कहते हैं कि ये ज़ौक भी रहना नहीं चाहिए अब। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त हालात हैं, बेहतरी की तरफ चीज़ों को लाने की कोशिश करनी होगी। जिस तरह कल हमने बात की कि सियासत ने इन चीज़ों में कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो 1952 में उनका ये मिर्ज़ा साहब ने ये कहा, मिर्ज़ा बेग साहब ने भी यही कहा था। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ है तो उससे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। रूफ साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? आप खैरियत से हो? बिल्कुल। आप ये देखो कि जो शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड में, थोड़ा सा ज़रा उसके हवाले से बात कर दो। मुझे याद है बहुत अरसा पहले आपसे मैं बात कर रहा था, आपने मुझे एक दफ़ा कहा कि हमारे टैलेंट की भी कमी आती चली जा रही है और अगर टैलेंट यही रहा तो हमारा हाल काफ़ी बुरा हो जाएगा। तो वो प्रेडिक्शन तो आपकी सही लग रही है, लेकिन मिसबा ने सारा मलबा डाल दिया कोरोना के ऊपर। अच्छा, और आगे साउथ अफ्रीका का दौरा आ रहा है, अब उसमें किन खिलाड़ियों को आजमाया जाए, क्या नया टैलेंट पूल में से लिया जाए? आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीज़न को, वो आपने काफ़ी देखा है, कोई पूल में ऐसे बच्चे हैं जिनको ला के और हम समझें कि हम शिकस्त से बच पाएंगे अपने होम क्राउड के सामने? देखिए इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कि आप इसको एक चंद दिन की क्वारंटीन के ऊपर डाल दें। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक बैगेज है जो कैरी हो रहा है। और आई थिंक रिसेंटली जो एक इन्होंने ये किया कि जी
आप हर एक को एज क्वालिफिकेशन में डाल के तो उसको डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दें। एक ऐसी थॉट प्रोवोक की गई है पाकिस्तान क्रिकेट में कि आप सिर्फ यंगस्टर्स पे एनएसआर करें, उन पे रिलाई करें। अभी आपका बेस्ट परफॉर्मर कौन है? ही इज 40 इयर्स ओल्ड, मोहम्मद हफीज। उससे पहले कौन था परफॉर्मर? मिसबा खुद 42 इयर्स ओल्ड, उनके साथ यूनुस भाई 40 प्लस, ठीक है। सो यू जस्ट कैन नॉट हैव पीपल सारे एक ही एज ग्रुप के, सारे जो है इनएक्सपीरियंस लोगों से आप एकदम इतनी बड़ी टीमों को उनकी कंडीशंस में जाके हराना मुश्किल होता है। यू ऑलवेज कैरी अ ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। लेकिन यहाँ पर शायद वो जो करना चाह रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं है इन दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। इनको वापस जाना पड़ेगा, रिस्टोर करनी पड़ेंगी अपनी कुछ चीजें, अपने कुछ मेन प्लेयर्स को इन्हें साथ लेके चलना चाहिए। और डिफिकल्ट कंडीशंस में जाते हैं। मतलब मैं तो हैरान हूं कि जब वो आए और जिस क्वारंटीन और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे थे, मुझे तो अफसोस हो रहा था कि सवाल करने वाले उनसे पूछ क्या रहे हैं। किसी ने उनसे सिर्फ क्रिकेट के मुतालिक टेक्निकल क्वेश्चन ही कोई नहीं किया, ठीक है। और इवन प्रेस पॉलिसी के मुतालिक भी नहीं किया कि आप मैच हार के बदतरीन, एक दो बच्चों का दिन गुजरा, एक को डेब्यू पे विकेट नहीं मिली बेचारे को, 2 इनिंग्स में 150 हो गया, आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया। उस पिच के ऊपर स्पिनर का डेब्यू करा दिया जिसमें 5 साल में 1 विकेट है स्पिनर की, और वो भी विलियमसन ने ली है। तो ये फैक्ट्स और ये स्टैट्स को क्यों नहीं देखा जाता? नए बॉल के साथ शाहीन बॉलिंग करता है एट द स्टार्ट ऑफ द डे, और वो टांग पे उनके अटैक कर रहा है लेग स्लिप लेके। मतलब दैट इज मतलब हिलेरियस टू एन एक्सटेंट। बड़ा सॉफ्ट वर्ड यही होगा कि ये क्या था, हाउ कुड यू डू दैट। और फिर आई थिंक सारा कसूर जो है वो मैनेजमेंट और प्लेयर इसका भी नहीं है, कोच का, बिकॉज प्लेयर्स भी 4 साल से यही खेल रहे हैं, इनमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। 4 साल बड़ा अरसा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये उस तरह का रिस्पॉन्स हम नहीं देख पा रहे जो होना चाहिए। आप अकेले बाबर की वजह से तो नहीं है कि बाबर खेलेगा तो टीम जीतेगी, बाकी लोग भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान, हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नए टैलेंट को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इससे पहले क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन इकबाल कासिम ने भी रिजाइन किया। उन्होंने ये कहा कि मेरी सजेशंस पर अमल नहीं हो रहा, मेरी प्रपोजल्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो ऐसा क्यों है? अगर इनकी जानिब से जो सिफारिशात की जाती हैं या फिर जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि नए टैलेंट को आगे लाना चाहिए, तो हम इस पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ से हम लैक कर रहे हैं? देखिए जी, जो नए टैलेंट का आप जिक्र कर रही है ना, ये ओवर स्पैन ऑफ डेकेड एंड हाफ, 10 से 15 साल के पीरियड में ये एक न्यूक्लियस होता है 35 से 40 लोगों का, जिसमें आप खेलते हैं, जिसके अंदर आपकी टीम में 8 से 10 लड़के तो वो हमेशा रहते हैं जो मेन प्लेयर्स होते हैं, और उनके साथ एक किस्म का जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं 4-5 वो चेंज होते रहते हैं। ये इतने अरसे बाद नए लोग आते हैं, ये ऐसा नहीं होता। ये अभी भी जो टीम खेल रही है इसमें जो इनमें से एक्सपीरियंस लड़के हैं वो पिछले 15 साल की प्रोडक्शन है पाकिस्तान की। इनमें से कोई भी वो ये नहीं कह सकता कि वो कोई नए सिस्टम की प्रोडक्शन है या अभी अभी टीम में आया है। जो अभी अभी वाले हैं वो हारिस रऊफ है, हसनैन है, मूसा है, नसीम शाह है, ठीक है, शाहीन अफरीदी भी अंडर 19 वर्ल्ड कप से है जो आज से 4-5 साल पहले वो खेले थे। सो ये जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है वो इतना नहीं होता कि हर साल आपको प्लेयर निकाल के दे दे। यू हैव टू वर्क विद पीपल जो आपके हैंड पे हैं। हमने हर तरह से मार खाई है, मैन मैनेजमेंट में, अपने प्लेयर्स को बैक करने में एट द राइट टाइम, किसी को गलत जगह। अब देखें, अब्दुल्ला शफीक की एग्जांपल कोट करता हूं, उसने 100 किया नेशनल T20 में, कर दिया उसने, ही प्लेड वेल, लेकिन वो नेशनल T20 जो T20 का फॉर्मेट है वो उसकी गेम नहीं है, उसकी गेम 4 डे है। उसके भी डेब्यू में उसने 100 किया था, उसकी गेम 1 डे है, वो नहीं उसको खिलाया। T20 में वो 2 दफा आउट हुआ है, अब उसको PSL में किसी ने पिक नहीं किया। सो जब आप गलत जगह एक्सपोज किसी को करते हैं तो वो बेचारा अपनी स्ट्रेंथ से भी बाहर हो जाता है। तो यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव कि आप किसको कहाँ खिलाना है। आपने कोर्सेज पे मेथड को इन्हें फॉलो करना चाहिए। सलमान बट साहब, अगर देखा जाए इससे कबल आपने जिस तरह बात की कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिनकी एज भी बड़ी ज़्यादा थी उन्होंने अच्छा खेला, तजुर्बे के साथ साथ जो है ज़ाहिर बात है तजुर्बा चाहिए होता है। जिस तरह सुहेल तनवीर साहब ने भी से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने भी एक निजी चैनल से बात की थी, तो उसका कहना यह था कि जब निखार खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में आता है तो उसको सियासत की नज़र किया जाता है। तो क्या आप नहीं समझते कि इस तरह अगर परफॉर्मेंस एक खिलाड़ी दे रहा है तजुर्बे के लिहाज से, उसको इसी तरह फारिग कर दिया जाता है, तो ये ज्यादती नहीं है? क्रिकेट इसी का भी मेरे ख्याल में इससे भी तो जवाल हो रहा है हमारे क्रिकेट का। अगर थोड़ा सा ऐड करने दो, क्या मुझे मौका दो। सलमान, आपकी उम्र भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, ओपनर के तौर पे आपने काफ़ी अच्छे डोमेस्टिक में बिल्कुल स्कोर भी किया, और ओपनर हमारे नाकाम हुए, आपको भी कंसिडर नहीं किया गया? मैं तो अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर मैं आई वाज द 3rd हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट अमंग द ओपनर्स इन द न्यू सिस्टम। मैंने 9 मैचेस खेले, 906 रन बनाए थे,
एंड आई हैड द हाईएस्ट एवरेज, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन से पहले मुझे ये बताया गया कि आपको पाकिस्तान टीम के लिए कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो फिर मैंने बेहतर ये समझा कि फिर मैं इस सीजन में मैं बार बार रिपीट करता रहूं, टॉप परफॉर्मेंस देता रहूं फॉर व्हाट। तो मैंने फिर इस साल ब्रॉडकास्ट शुरू की, बोर्ड ने ही मुझे जो है वो कमेंट्री की ऑप्शन दी, तो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ इस वक्त सीजन में। लेकिन यू जस्ट कैन नॉट कीप ऑन डूइंग दैट टू प्लेयर्स। जो भी इस पॉलिसी को लोग बना रहे हैं, थोड़ा सा उसको रिकंसिडर करें। जब सब एक जैसे होंगे तो कौन किससे सीखेगा? यू हैव टू हैव पीपल जिसकी तरफ यंगस्टर देखें, जिससे वो सीखें, जिससे वो पूछ सकें ऑन द गो। जो आपको मैच में कोई सीनियर बता सकते हैं, वो आपके बाद कोचों की फौज भी वो आपको नहीं बता सकती। जब मैं यंगस्टर था तो मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मुझे इंजी भाई गाइड करते थे, यूसुफ भाई गाइड करते थे, जो सीनियर मेरे साथ खेल रहा होता था वो मुझे गाइड कर रहा था। अब यहाँ पर जब सभी का एक जैसा एक्सपीरियंस है, तो हु इज गोइंग टू टेल हु? ये जरूरी होता है कि आप लोगों को ब्लेंड में लेकर जाएं। जब सब एक जैसे हो जाते हैं ना, द थिंग्स गेट डिफिकल्ट। यू कांट हैव ऑल सीनियर्स एंड यू कांट हैव ऑल यंगस्टर्स। तो फिर क्या कहेंगे सलमान, क्या खिलाड़ियों की तैयारी में साइंस और डेटाबेस से मदद ले लेनी चाहिए? ये कौन नहीं लेता, और कब से हो रही है पाकिस्तान टीम में साइंस और डाटा और स्टैटिस्टिक्स। कौन सी टीम क्या करती है, कौन ज्यादा बॉलिंग कहाँ करता है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन कितने मैचेस में कितना परफॉर्म करता है, किसी का कंसंट्रेशन स्पैन कितना है। ये सारी चीजें तो 2 दहाइयों से चली आ रही हैं डेटाबेस। अब ये कोई अगर नई डेटाबेस है तो उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि स्टैट्स और डेटाबेस और एनालिस्ट तो टीमों के साथ पिछले कुछ 20 साल से ट्रेवल कर रहे हैं। ये तो बॉब वुलमर के जमाने से काम शुरू हुआ। बिल्कुल, जब दौरा न्यूजीलैंड का मामला पेश आया है, उसमें जितनी बुरी शिकस्त हमें मिली है, उसके बाद ये बात सामने आई थी कि अगर इस तरह से कर लिया जाता तो बेहतर होता। किस तरह? साइंस और डेटाबेस की मदद से अगर खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया जाता, जितनी बुरी शिकस्त हुई, जितनी बुरी तरह से हमारे खिलाड़ियों ने वहां परफॉर्म किया, उसके बाद ये बात एक्सपर्ट्स की जानिब से सामने आई कि अगर आप इसे फॉलो कर लेते तो फिर चीजें बेहतर हो सकती थी। देखिए, उसमें कोई डिटेल नहीं आई कि किस तरह आपने साइंस का डिफरेंट यूज करना था, बिकॉज द ओनली डेटाबेस दैट यू कैन हैव इज स्टैट्स रिलेटिंग टू जहां पे आपने खेलना है, स्टैट्स रिलेटिंग टू प्लेयर्स के वो कहां पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन सी हैं और कहां पर आके वो फंसते हैं। यही वो स्टैट्स होते हैं, और ऑपोजिशन के बारे में भी यही वो स्टैट्स होते हैं, जिसके बाद आप अपनी एक टीम तश्कील देते हैं। ये तो शुरू से होता आ रहा है। ये तो इस टीम के साथ भी एनालिस्ट हैं, और ये पिछले 20 साल से पाकिस्तान टीम के साथ एनालिस्ट है। सो मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं डेटाबेस और साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अच्छा सलमान, ये बताओ, आगे दौरा आने वाला है साउथ अफ्रीका का, क्या आप सजेस्ट करोगे किस तरह की टीम होनी चाहिए, किन प्लेयर्स को बीच में लाना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर को बीच में रखना चाहिए? क्या मोहम्मद आमिर से भी बात की जाए, उसको ये कहा जाए कि भाई अब बहुत हो गया, जो आपस की रंजिश है उसको ख़त्म किया जाए? शुएब मलिक को हमने बाहर रखा हुआ है, उसको भी हम तकरीबन खुदाफिज, हालांकि हफीज़ उससे ज़्यादा उम्र का है, लेकिन क्या शुएब को होना चाहिए? और कौन से प्लेयर हैं जो आप देखते हैं कि जिनको शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, बड़ा सिंपल है कि आप लोग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं करंटली जो फॉर्म में है, उनको खेलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, XYZ वो कोई भी हो। और उसके साथ में यह है कि अब क्योंकि टेस्ट मैचेस से तो आमिर रिटायरमेंट ले चुका है, सो एनीथिंग जिसके बारे में उसने रिकंसिडर करना है वो तो वाइट बॉल है। वो आपके 3 T20 अगले वो होने हैं फरवरी के बीच में जाकर। तो आई थिंक अभी टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, तो उस लिहाज से प्लेयर्स को देखें। हमारा बॉलिंग अटैक बड़ा यंग है, जब तक उन्हें बोर्ड के ऊपर रन्स नहीं मिलेंगे, 400 350 के एक्सेस में रन्स नहीं मिलेंगे, उनके लिए पॉसिबल नहीं है टीम्स को आउट करना। वो एक आध बार शायद कर दें, लेकिन आपको एक टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेने जरूरी है। और हमारे टोटल जो यंग बॉलर्स हैं, इनका टोटल मिल के एक्सपीरियंस, इनके 50 फर्स्ट क्लास के मैच नहीं बनते, चारों के मिला भी ले तो इनको टाइम लगना है, जो साफ सी बात है। तो इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान अब अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच कौन सी बनाता है, कितना रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि जीतना जरूरी है पाकिस्तान के लिए टेस्ट चैंपियनशिप की हंट में रहने के लिए। सलमान साहब, अगर देखा जाए दौरा अफ्रीका के बाद, क्या आपको लगता है, क्योंकि हेड कोच पे जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर हम देखें तो मिसबाह-उल हक का एज ए कोच, खिलाड़ी तो उसकी परफॉर्मेंस कमाल की थी, लेकिन एज ए कोच उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद कोई छुट्टी होने वाली है उनकी? देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है, और अगर हम वैसे परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी वो डिलीवर नहीं कर पाए। उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे से नहीं हुआ, एंड आई डोंट नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। लेकिन वो जिस चीज का रेफरेंस दे रहे थे, वो डोमेस्टिक टीम थी जिसके साथ वो एज कैप्टन वर्क कर रहे थे, और उसमें उन्होंने लिफ्ट आया, क्योंकि उसमें ऑपोजिशंस आपको प्लान आउट नहीं करती हैं इतना। सिर्फ 2 से 3 ऐसे डिपार्टमेंट थे
जो हाई लेवल पे खेलते हैं, बाकियों को आप जो है वो अगर आपके पास 8 से 10 पाकिस्तान के प्लेयर एक ही टीम में खेल रहे हो तो बड़ा फर्क होता है उनका दूसरी टीम से। सो व्हेन यू कम टू इंटरनेशनल क्रिकेट जहाँ पे हर टीम के पास टॉप के प्लेयर्स होते हैं तो वहां पर आके डिफरेंट होते हैं हालात। तो यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम्स हुई हैं और इफ दे कैरी ऑन लाइक दिस तो फिर मुश्किल होगा उनका यहाँ पर ज्यादा देर रहना। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू। सलमान को भी कतरना चाहिए, मतलब इससे मैं जानता हूँ, फिगर मैंने देखे में पिछले सीजन में उसने बहुत रन्स किए थे, लेकिन एक उसके कैरियर पे जो दाग लग गया, जब आप मोहम्मद आमिर को ले सकते हैं दोबारा वापस तो सलमान को भी लिया जा सकता है। उसने अपनी सजा पूरी की और वो परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब मेरे ख्याल में इतनी परफॉर्मेंस के बाद एक्सपीरियंस प्लेयर को भी देखना चाहिए, वो टीम में मौजूद होंगे, रन्स करेंगे तो आगे बॉलर्स को जैसे उन्होंने कहा है मौका मिलेगा, और वो नई यंग टीम है, मतलब उस हवाले से बॉलर्स की देखी जाए तो मतलब मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। मेरे ख्याल में ब्रेक का वक्त हुआ है मुझे। हाँ, थिएटर की भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद पब्लिक, आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज। वेलकम बैक पब्लिक। खेल के मैदान में चल रहा था क्या, उस पर तो हमने कर ली बात। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में थिएटर का हाल, माजी और मुस्तकबिल क्या होगा। क्या अच्छा, सूरत हाल कुछ ऐसी है, अगर आप देखें जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद बड़ा शानदार हमारा थिएटर होता था। बिल्कुल ऐसे ऐसे यादगार प्लेस, इम्तियाज अली ताज का अनारकली, आप देखो अनारकली एक ऐसा ड्रामा था जिसके ऊपर कहाँ कहाँ फिल्म बनाई गई, हिंदुस्तान की फिल्म मुगल आजम उसके ऊपर बेस की गई, कई बार फिल्म उसके ऊपर बनी, थिएटर से लोग गाइडेंस लेते थे। बिल्कुल। अच्छा, दुनिया जहान में अब भी थिएटर से एक्टर आते हैं और वो बुनियादी तौर पे फिल्म की बुनियाद बनते हैं, जान बनते हैं। और आपके इतने बड़े बड़े नाम भी आपके पास हैं थिएटर से निकले। शेक्सपियर का कोट, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, हाँ जी, उसके एक कोट के ऊपर भी परफॉर्मेंस की गई पेश कुलसूम आफ्ताब की जानिब से भी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वो कुलसूम से हम उसकी डिटेल पूछेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कुछ कमी आती चली गई और कमर्शियल थिएटर ने बहुत ज़्यादा गलबा कर लिया। और यही वजह है कि जो एक ज़बरदस्त नामनिगार या जो तहरीर या ड्रामा निगार जितने भी थे, या हम बात करें एक्टर के हवाले से, अदाकारों के हवाले से, तो उसमें भी वो किस्म जो थिएटर से निकलते थे वो बड़े बाकमाल अदाकार हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम है हमारे पास। आपकी भी शॉर्ट फिल्म आई है, क्या आपने भी उससे पहले कोई थिएटर या कोई प्रैक्टिस? नहीं, मेरी उस किस्म की फिल्म नहीं है, शॉर्ट फिल्म है, लेकिन उसमें हल्के फुल्के मैसेज, तो हम तो कैमरे के आदी हो चुके हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी अच्छे अदाकार अगर हैं, या थिएटर एक ऐसा, इसको बहाल होने के लिए हुकूमत को भी मैदान में आना होगा। वो नापा बहुत अच्छी मिसाल है। हाँ, बिल्कुल। नापा हुकूमत के ताउन से बनाई गई और उसने बहुत कमाल काम किया है। जिन लोगों ने अरमान मकसूद साहब के प्लेस देखे, नापा की जो टीम है उसने मिलकर उसको प्रोड्यूस किया। दावर महमूद हैं, खुद कुलसूम है जो हमारे साथ अभी मौजूद होंगी। हम चलते हैं कुलसूम ही से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया मुझे आज आपकी महफिल में दावत देने की। अच्छा, जरा थोड़ा सा कराची के सीन के बारे में बताइए। एक तो कराची का कमर्शियल थिएटर है, एक आप लोग पैरेलल थिएटर जो है वो चला रहे हैं, नापा के वहाँ से भी प्लेस हो रहे हैं। हमारे लाहौर में भी अजोका की बहुत अच्छी मिसाल है जो ऐसे ड्रामे करती है जो इंटरनेशनली उसको जाके दिखाया जाता है। तो कमर्शियल थिएटर का गलबा क्यों हो गया कराची में भी इतना ज़्यादा, और क्या मतलब आपके जो पैरेलल थिएटर है, जो ड्रामा आप लोग करते हैं, उसमें कमी आई है, बेहतरी हुई है, लोग ज़्यादा मुतवज्जो हो रहे हैं उस तरफ, या नहीं हो पा रहे? रऊफ साहब, मैं तो ये कहूँगी कि नापा 2005 में कायम हुई और कमर्शियल थिएटर का गलबा इस बात से थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इस पर मैं इतराज कर सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 80 की दहाई कराची और लाहौर दोनों के लिए कमर्शियल थिएटर के अलावा तो और कुछ नहीं था। ये तो कहना चाहिए कि बामानी तफरी पर मबनी थिएटर ने अपनी जगह क्लेम करनी शुरू की है मौजूदा मंजरनामे में, और कमोबेश इस 10-12 बरस के अरसे में हमारे पास ज्यादा खेल हैं जो बिल्कुल एक खाली लॉट थी मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट के हवाले से, वो तो अब भरनी शुरू हुई है। लेकिन ये थोड़ा सा इतराज का लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किया था वो इसीलिए किया क्योंकि कुल्ली तौर से तो मैं इस बात से इख्तिलाफ नहीं करती। ये बात सच है कि इस वक्त कमर्शियल थिएटर के पास जितने बजट्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल एंटरटेनमेंट या मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शंस के पास नहीं है। तो जो जी
अच्छा कुलसुम, आप ड्रामेटिस्ट भी हैं, पोइटिस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। इससे भी ज्यादा बहुत सी खुसूसियात है आपकी, लेकिन ये इतना सब कुछ किस तरह? अब मजबूरी कहिए, क्योंकि इब्तिदा तो शायरी से हुई, फिर थिएटर जिंदगी में आया और कमोबेश कोई मैंने 12 बरस तक सिर्फ एक ड्रामा निगार के तौर पर सरवाइव करने की कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त अगर कोई ओरिजिनल प्लेस लिखना चाहता है तो वो ऐसा शख्स है कि उसने अपना एक सहीफा तैयार कर लिया है और वो पैगंबर की तलाश में है और पैगंबर उसे मिल नहीं रहे। कुलसुम, क्या आप अपनी कोई शायरी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? हमारी पब्लिक जरूर सुनना चाहेगी। अपने कोई अशार? जी, अपने चंद एक अशार आप हमारी पब्लिक के साथ भी शेयर कर लें। जी क्यों नहीं। वाकिफ़े सहराए वहशत हर खुशी के दरमियां, वाह सहराए वहशत हर खुशी के दरमियां, हूँ मैं तस्वीरे सुखन बेचैरगी के दरमियां। वाह वाह, शुक्रिया। बस इतना ही? जी जनाब। और क्या? अभी तो सुर बिखेरे थे आपने और हम भी हाँ, मतलब जाहिर बात है कि सुनना और भी चाह रहे थे आपसे। जी मैं बिल्कुल जानती हूँ ये, पर मैंने सोचा कुछ वक्त थिएटर की गुफ्तगू के लिए बचा कर रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, कंटिन्यू करें। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त कराची के सीन में फिर उमर शरीफ तो तकरीबन अब कर नहीं रहे, तो वो जो खला है उसको पुर करने के लिए कोई मौजूद है? शकील सिद्दीकी भी कम हो गए, उनका भी ड्रामा कम नज़र आ रहा है। आपके नापा के प्लेज अलबत्ता हम पढ़ते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा आ गए, मतलब उसकी जगह, तो उस साइड पे कमी हो गई है, आपकी साइड पे बेहतरी है, क्या ऐसा है? रऊफ साहब, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त थिएटर बहुत सही दौर से गुजर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी हाल ही में अक्टूबर में पिछले बरस एक फेस्टिवल हुआ जिसमें हमने देखा एक पूरा फेस्टिवल था अवामी थिएटर के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में। अच्छा। और उसमें एक फेस्टिवल ऐसा हुआ जिसमें हमारी जैसी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट खेली गई। तो खला तो मैं नहीं समझती कि जितने हम चाहे वो बामानी तफरी वाले, महज तफरी वाले, ये दोनों सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट में जो बड़े नाम गुजर चुके हैं, खला तो क्या ही पुर होंगे, लेकिन ये है कि तादाद फनकारों की बढ़ती जा रही है। सो ये मैं कहना चाहूंगी कि हम अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा, तो ज़रा बताइए कि आपने जैसे अनवर मकसूद के हमने कोई ड्रामे आप लोगों की प्रोडक्शन में देखे, पौने 14 अगस्त, फिर वो 14.25 अगस्त मखल में शायद मुख्तलिफ तजुर्बात, तो राइटर भी कोई आ रहे हैं ऐसे जो अनवर मकसूद की तरह से बेहतर लिखने में आए? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो थिएटर है उसमें कॉमेडी ज़्यादा है, संजीदा लगता है कम है काम। आपने शेक्सपियर के तो कुछ किए, लेकिन उसके अलावा क्या अपने यहाँ के लिखे हुए लोगों के भी किए? अगर आप ये जनरल क्वेश्चन है या महज नापा के हवाले से, मैं जरा ये जानना चाहूंगी। कुलसुम साहिबा, मैं बताती हूँ। कुलसुम, रैंडम क्वेश्चन किया गया रऊफ साहब की जानिब से। ठीक है। मेरे ख्याल से जिस तवातुर से हमारे पास अदाकार और हिदायतकार पैदा हुए हैं, उस हिसाब से अगर आप कहें आटे में नमक, तो नमक के 4-5 जर्रों की एतबार से ड्रामा निगार थिएटर निकाल पाए। सो एक जगह है जो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान उर्दू थिएटर को पाकिस्तान में या किसी भी मुख्तलिफ जबानों के थिएटर को खड़ा होना, आगे अपना सफर जारी रखना है, तो ये 10 से 12 साल की जो नई लहर है थिएटर की, ये एक वार्म अप मैच था। अगर हमारी थिएटर की बका मंजूर है हमें, तो वो हमें ओरिजिनल प्लेस के तहत ही करनी होगी, और उस सिलसिले में अभी काम जारी है। अच्छा कुलसुम, वर्ल्ड थिएटर में पाकिस्तान थिएटर को आप कहाँ देखती हैं? मेरे ख्याल से दुनिया के थिएटर में जो फॉर्मों, थिएटर बहुत बड़ी कुव्वत है अपने इजहार के लिए और समाज की तब्दीली के लिए, अखलाकी जो पैराडॉक्सेस हैं उसको चैलेंज करने के। और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में इस फॉर्म में बहुत कम काम रहा,
ये तो 2 दहाइयां अब हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं। सो थिएटर इज अ रेजिलियंस, और पाकिस्तान में इस वक्त थिएटर अपनी रेजिलियंस की दूसरी दहाई में है। तो मैं इसे बहुत आइडियल तो नहीं मानती, क्योंकि हमें बहुत मेन मीडियम्स में सरायत कर जाना चाहिए था, मगर ये बात सच है कि हर आने वाला दौर, हर आने वाला बरस जो है मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं एक बरस और बतौर पेशा इस काम में सरवाइव कर सकती हूँ। सो वर्ल्ड थिएटर में हमारे थिएटर की फनी हैसियत के एतबार से तो अभी हमें बहुत काम करना है, तख्लीकी एतबार से बहुत काम करना है, नजरियाती एतबार से बहुत काम करना है, मगर इसका वजूद कायम रह जाना ही हमारी पूरी कुलसूम, आपने काम करने की इतनी बात की, इस डिपार्टमेंट में काम होना चाहिए, इस डिपार्टमेंट में काम होना चाहिए। हमारे पब्लिक जो इस वक्त आपको देख रही है वो ये जानना भी चाह रही है, इस बात में दिलचस्पी रख रही है खासी, क्या आप घर के कामों में भी दिलचस्पी लेती हैं और क्या 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 काम आप कर सकती हैं? आप खाना भी बना लेती हैं क्या? आप अपने लिए नाश्ता भी खुद बनाती हैं? देखिए, मजबूरन तो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, हर काम मजबूरी से? जी। अच्छा कुलसूम जरा ये बताइएगा कि अमेरिका में, इवन हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े नाम हैं एक्टर्स के जो थिएटर पे जाते हैं वापस। नसीरुद्दीन शाह अक्सर थिएटर करते हैं, उनकी बीवी जो है वो भी थिएटर करती हैं, फिर फिल्मों में भी आ जाती हैं। इसी तरह से अमेरिका में पूरी तारीख है। अभी एंथनी हॉपकिंस, जिनकी फिल्म द फादर, हम कुछ दिनों में उसका ट्रेलर भी दिखाएंगे, वो भी थिएटर के एक्टर हैं। नए अदाकारों में भी थिएटर में वापस जाते हैं। हमारे कोई थिएटर के ऐसे एक्टर हैं जो ड्रामों में इस वक्त पॉपुलर ड्रामे में पॉपुलर हुए हुए हैं और वो किरदार कर रहे हैं वहाँ जाके? जी, मेरा ख्याल है बहुत सारे हैं। रूसा सिद्दीकी है, मैं अपने इदारे के और अपने बैचमेट्स और मेरे जूनियर्स भी कुछ जिनका मैं तस्करा कर सकती हूँ। बहुत मुआजरत अगर किसी के नाम रह जाए। रूसा है, साकिब सुबीर है, पारस मसरूर है, बहुत लोग हैं इस वक्त। मतलब ठीक है, बहुत कम तादाद है इस वक्त, मगर सच बात तो यही है कि थिएटर के अदाकार को ये सीखना पड़ता है कि मीडियम चेंज है, तो वो उस एडजस्टमेंट के सिलसिले में, वो तवाज़ुन कायम करने में वक्त लग रहा है हमारे अदाकारों को। मगर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम थिएटर के बहुत सारे अदाकार टेलीविजन पर नाम कमाते हुए देखेंगे। अकबर इस्लाम कुलसूम साहब, अगर हम देखें तो ये एक अच्छी बात है कि जिस तरह आप लोग थिएटर वीरान हो चुके हैं, पाकिस्तान में हो चुके थे, और दोबारा बहाली के लिए आप जैसे लोग दोबारा आ गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो मुख्तलिफ वो भारत की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें तो सरपरस्ती होती है, हुकूमत भी उसमें दिलचस्पी लेती है। तो क्या हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से आपसे कोई बातचीत चल रही है इसमें? ये थिएटर किस सिलसिले में? मैं जरा सवाल मैंने सवाल ये किया कि थिएटर के हवाले से अगर हम बात करें तो थिएटर दोबारा बहाली के लिए आप जैसे लोग सरगर्म हैं, तो हुकूमत की सरपरस्ती की भी ज़रूरत होती है। अगर हुकूमत दिलचस्पी दिखाती है तो वो लोग जो एक्टर हैं या थिएटर के जो लोग हैं वो उनको भी हौसला मिलता है। तो क्या हौसला अफजाई या कोई सरपरस्ती की तरफ से, कोई हुकूमत की तरफ से आप लोगों को कोई ऑफर हुई है? जी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत, नापा का इदारा ही हुकूमत की सपोर्ट से है, लेकिन और सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एहसास ये होता है कि जो और भी इदारे फेस्टिवल्स करते हैं वो भी हुकूमत से और नीम सरकारी उससे कोलैबोरेशन से ही फेस्टिवल्स हो पाते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है जनाब कि हुकूमत को एक काम के सिलसिले में ज़्यादा और भी सोचना चाहिए कि हर इंस्टीट्यूशन में थिएटर की तालीम के 1-2 बरस जो है उसको एक लाजमी हैसियत से उसको नफाज किया जाए। ठीक है, तो यूं बहुत ठीक है कुलसूम, आपकी राय हम तक पहुंच गई है और यकीनी तौर पे हमारे रसद से, हमारे प्लेटफॉर्म से हुकूमत तक भी पहुंच जाएगी कि इसको हिस्सा बनाया जाना चाहिए तालीम का, थिएटर के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि थिएटर वो एक जगह है जहाँ से टैलेंट आगे आता है। इस तरह के मज़ीद थिएटर्स भी बनने चाहिए जहाँ पर ये टैलेंट को प्रमोट किया जा सके, तरबियत दी जा सके। लेकिन यहाँ पर बड़ी एक मज़े की बात यह है कि थिएटर की हमने बात कर ली, कुछ गाने की भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कौन आने जा रहा है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, अभी इजाजत लेते हैं ब्रेक के लिए। एक ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे। डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक पब्लिक। जिनका जिक्र किया था मैंने वो पहुंच चुके हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पब्लिक के सेट पर। ही इज अ ग्रेट म्यूजिशियन, कंपोजर, इंजीनियर, ऑल इन वन। आई एम टॉकिंग अबाउट जवाद अहमद। गुड मॉर्निंग जवाद। गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और चीज आप भूल गई, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी और एक अच्छा काम भी आप प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। ज्यादा एक अवाम का दर्द दिल में रखने वाले, किसानों के दर्द, मतलब पार्टी भी जो है वो बराबरी पार्टी के नाम से और ये देखे ना कि बात करेंगे। मैं ख्याल में पहले चल के इनका गाना जो है जो बहुत पॉपुलर हो गया, किसाना अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। मैं हमें गाना सुनते हैं। जवाद साहब, इतना मुनफरिद अंदाज जिसमें आपने किसानों को बावर करवाने की कोशिश की है कि these are your rights, you have to stand for it। और बिल्कुल इस गाने में जिस तरह जवाद पाजी ने जिस तरह मैसेज दिया है कि किसान जो अपने खून पसीने से ज़मीन का सीना चीरता है और पूरी दुनिया को खिलाता है, आज जिस तरह वो एक संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपने ये मैसेज दे दिया लेंदे और चढ़दे पंजाब के हम एक हैं और किसान के लिए आवाज़, चाहे वो वहाँ पे आंदोलन हो रहा है तो यहाँ पे भी आवाज़ें उठ रही हैं और कमाल का मैसेज दिया। और लेकिन मकबूलियत जो है बॉर्डर के उस पार भी है पाजी। अच्छा, असल में ना ये गाना है ही तहरीकी गाना है ये, और ये गाना तहरीक ही स्टार्ट करने के लिए इसका मकसद भी है, ये ऑब्जेक्टिव भी है ये। तो किसान के ऊपर जब आप गाना बनाते हैं तो आम तौर पे आप बनाते हैं उसको ओप्रेस सिर्फ दिखाते हैं। मैंने इसको ज़रा पॉजिटिव रखा है, इनकरेजिंग रखा है। मैं कह रहा हूँ कि आप उठो अपने राइट्स के लिए। और इंडिया में तो जो हालात हैं ही, हमें सबको मालूम है, लेकिन पाकिस्तान में भी हालात कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अभी देखो ना, चीनी के हवाले से जो बात चल रही है कि वो काश्तकार कह रहे हैं कि हमें तो जनाब 200 रुपये मन गन्ना हमसे ले रहे हैं, और शुगर इंडस्ट्री कह रही है कि नहीं 300 मन ले रहे हैं। तो 100 मन वाला मतलब वो जो है वो पता नहीं किसके पास जा रहा है। किसान कह रहे हैं मैं भूखा नंगा हूँ, और शुगर इंडस्ट्री वाला जो है वो करोड़पति अरबपति बन गया। और एग्जैक्टली यही अभी आटे और गंदम का है। आप देखें कि 1400 का ये देते हैं, आगे 2000 का मिल रहा है। वो तो मैं पूछता हूँ कि 600 रुपया कहाँ जा रहा है। अच्छा, इसी तरह मैं जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ करना चाहता हूँ, सब नौजवानों को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि किसान जो है हमारे मुल्क का सिटीज़न है, और 46% तो सिर्फ एग्रीकल्चर फोर्स है। और अगर आप उसमें वो लोग भी लगाएं जो कि उसको मंडी तक पहुँचाते हैं, उसके बाद आगे रिटेल पे जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी फोर्स बनती है जो सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। अच्छा, तो ये हाल है कि इनके 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते अभी भी। किसानों के नहीं जाते ना, और क्या शहरों में नहीं जाते, बिल्कुल देहातों में नहीं जाते। जवाद, आज आप यहाँ मौजूद हैं, क्यों ना आपसे कुछ सुन लिया जाए, आप कुछ गुनगुना दें। आपने इतने अच्छे इतने बड़े गाने गाए हैं। हाँ जी, फैज अहमद फैज जो थे उनकी पोएट्री थी एक, तो मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया। अच्छा। तो क्यों ना कुछ गुनगुना दें आप। अच्छा, वो नहीं, व्हाट डू यू वांट टू लिसन टू, मतलब क्या किस तरह का गाना? अच्छा, मैं बिल्कुल कर देता हूँ। ये पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ, किसानों, मजदूरों, मेहनत कशों, लोअर मिडिल क्लास, तमाम वो लोग जो प्रेस फील करते हैं इस मुल्क में, स्पेशली उनके लिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए भी है। रहे ना ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। अच्छा, बहुत खूबसूरत। मतलब पहले तो एक बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि जब से आप समझते हो कि आपने संजीदगी से पढ़ना शुरू किया, आपकी शायरी में भी बेहतरी आई है, आपके गाने में भी बेहतरी आई है, या पहले आप समझ रहे हो कि पहले लाइट था तो वो ज़्यादा बेहतर था, अब आप उठाने में, पब्लिक को उठाने में, लोगों को उठाने में ज़्यादा मौसर रोल प्ले कर रहे हो अपना? अब तो ज़्यादा कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं एक्चुअली आई वांटेड टू रीच आउट टू द मासेस शुरू से, कि किसी तरीके से लोग मेरे साथ इंटरैक्ट करें और इंगेज हो मेरे साथ। तो जब तक आप मशहूर नहीं होते ना, लोग आपके साथ नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते, तो ये मेरे लिए ज़रूरी था। मैं तो आप रोज़ आपको पता ही है, मेरे वालिदैन दोनों पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स थे, तो पॉलिटिक्स जो है ना वो मैं करना चाहता था कॉलेज के ज़माने से। फिर वो मैंने क्रिकेट खेली, फिर ये मौसीकी की कि किसी तरीके से ना कोई
रूट निकाला जाए लोगों तक जाने का। तो ये सबको पता है इस बात का। नवाज साहब, एक फेम है, इसमें कोई शक नहीं है आपकी, और हमेशा टेलीविज़न स्क्रीन पे आप छाए रहे, चाहे वो यहाँ पे हो या पड़ोसी ममालिक में, लेकिन उसके बाद फिर सियासत में, और आज आम आदमी पार्टी जो है उसके पास बराबरी पार्टी जो है, आम आदमी के पास जब आप जाते हैं तो किस तरह चीज़ें देखते हैं? क्योंकि जब आप स्क्रीन पे होते हैं तो आपको पता नहीं होता, आज आप एक मैदान में उतरे हैं तो कितना आम आदमी किन किन मुश्किलात से गुजर रहा है इस वक्त? देखें, आम आदमी के ऊपर ही सारी मुश्किलात हैं। इस मुल्क में सबसे पहले आपको इस्टेब्लिश करना चाहिए, अपने जहन में रजिस्टर करना चाहिए कि 17,500 मिनिमम वेज है सारे सूबों में, और वो मिलती नहीं है। इधर 10,000 पे लोग काम करते हैं, 12,000 पे, और मैं शहरों की बात कर रहा हूँ। जब आप गांव में जाते हैं तो बिल्कुल ही डिसमल सीन है, वहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट है, खेत मजदूरी है, दिहाड़ी है छोटी छोटी, लोग 6 से 8 से 10,000 रुपया महीना भी कमा लें तो बड़ी बात है। और उसके अलावा लोग जो हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं और अपने बाप का खाना खा रहे हैं। तो ये सूरत हाल ज़हन में रखें कि उन लोगों की है जिनके, मैं फिर कहूँगा 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता जिनका। अच्छा, आज तो तालीम के मैदान के लिए भी मैं तो जवाब की बड़ी कोशिश है, तालीम के मैदान के लिए भी इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में गाना भी आ जाएगा जल्दी, कोई अगर अभी तक नहीं बनाया हुआ। नहीं, मैंने तो आपको याद है, सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, बिल्कुल, वो तो मैंने उन बच्चों के लिए किया था जो नहीं जाते स्कूल, ताकि वो अपने माँ बाप को कहें कि जी इतना अच्छा गाना है, इतना मज़ा आता है, अरे बस्ता, स्कूल, रोमांस क्रिएट होता है, तो बेशक मुझे आधी रोटी और काम खिला दो लेकिन स्कूल भेज दो। थोड़ा सा अगर बुरा नहीं बनाया तो इसको भी गुनगुना दे जरा, सुनो बच्चों उस्ताद। बिल्कुल कर देता हूँ, ये तो बड़ा मेरे दिल के करीब है जी। तो पाकिस्तान के तमाम बच्चों के नाम है, सब पढ़ें जाके और सब तरक्की करें। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। लेकिन जवाद साहब, आप देखें आगे भी बढ़ेंगे, बच्चे बस्ता भी उठाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? सिस्टम तो ऑनलाइन हुआ पड़ा है। यहाँ तक के पेपर्स भी ऑनलाइन हो गए। अच्छा, यहाँ पर बड़े मजे की बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये कि आपके वालिदैन प्रोफेसर थे, लेकिन आजकल अगर देखा जाए बच्चे कहते हैं कि हमें म्यूजिशियन बनना है, हमें गाना गाना है, तो उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता। आपको भरपूर सपोर्ट मिला? बहुत ज़्यादा। मैं देखें, सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, अब आप खातून है, आपके घर से सपोर्ट नहीं ना मिलेगी, आप ये काम नहीं कर सकती। बिल्कुल। इसी तरह ये तो ख़वातीन का एक हो गया ना, एक अलग मामला है, और ये इस पर भी बहुत काम करने की और बात करने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क की औरतों को पढ़ना लिखना और जो काम करना उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मौसीकी करना, क्रिकेट खेलना, इस तरह की, उसमें भी जब तक नाना वालिदैन सपोर्ट करें आपको, और ख़ासतौर पर मिडिल क्लास के लोग, तो आप नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जाएँ जाके कोई जॉब शॉब करने के लिए कोई डिग्री लें। भाई आप सारी उम्र मेरे पे तो नहीं बैठे रहेंगे, मेरे पास तो जदादे नहीं है, तो आप कुछ जाके करें। तो मैंने एक काम लेकिन किया कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। मेरा छोटा भाई है, उसने आर्किटेक्चर की डिग्री ली। हम दोनों ने यूटी लाहौर से किया। सबसे छोटा जो है वो डॉक्टर बना, बहन ने एमएससी इकोनॉमिक्स किया। तो मतलब हमने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। वो एक अलग बात है कि वो कहते हैं ना, देयर इज अ ब्लैक शीप इन एवरी फैमिली। तो मैं असल में चल पड़ा इस तरफ, मौसीकी की तरफ। जवाद साहब, किसानों ने जो आपने सपोर्ट की, हिमायत की, उनको हौसला दिया। यकीन ठंड में बैठे लोग हैं बेचारे, उसमें गुजर, लेकिन उसमें बड़े लोगों ने फॉर्मल खुदा कहते हैं, बल्कि किसाना के अगर एक दो गोल बना दे, उसी के ऊपर ही हम खत्म करते हैं कि हमारी तरफ से खुदाफिज और जवाद गुरेल सिंह टिल्लू ने और काफी सारे आपके मदार हैं, उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया। तो उनको खुदाफिज कह दो जवाद के साथ ही। वजीर आज़म, सदर ते जनरल, डीसी जज ते पुलिस अफसर, सारे तेरा दिता खावण, तूंजे न बीजे तूंजे न गावे, भुखे पाने सब मर जावण, ए चाकर तू सरकार, हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना, हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना, हुन तू जीना है। बहुत अच्छा। कल दोबारा हाजिर होंगे पब्लिक। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।